Hello class 12. So in this video we'll discuss about class 12th chemistry unit number 1 that is solutions के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. So let's start. Okay, तो सबसे पहला सवाल आता है solutions, है ना. solutions जो वर्ड है उसको सुन के हमें समझ में आता है कि यहाँ कितनी चीज़ों का घोल है जो बनाया होगा, चीनी का और पानी का घोल बना दिया होगा, है ना. तो हमें सोल्यूशन जो शब्द है उसको सुन के समझ में आता है शायद कोई लिक्विड वाली चीज़ होगी, है ना. लिक्विड को हमने कुछ चीज़ मिला दिया होगा उसके अंदर और हमने उसका जो है मिक्सचर बना दिया एक तरीके से, ठीक है. वो सोल्यूशन है. ये हम नाम सुन के जो ऐसा पता करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लिक्विड जो आपको दिखाई दे रही है मतलब वो लिक्विड वाला ही जो है आपके पास सोल्यूशन हो सकता है जो आपके पास सोल्यूशन एट द एंड मिला वो एक सोलिडिफाई फॉर्म में हो. उसके भी एग्जांपल्स जो है हम आपको देने वाले हैं, ठीक है. तो अगर हम बात करें व्हाट इज द क्लासिक डेफिनेशन ऑफ द वर्ड सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है क्या, हम कैसे डिफाइन करते हैं सोल्यूशन को. तो सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज का. इसका मतलब क्या है, देखिए होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है. देखिए होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जब हम दो चीजों को मिलाएं और फिर हम उनको अलग ना कर पाए इन द सेंस आप उनको फिजिकल प्रोसेस के द्वारा मतलब एक तरीके से उनको अलग जज ना कर पाए. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर है जो लिया, इसके अंदर मैंने पानी है जो भर दिया है, ठीक है. फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर सोल्ट मिला दिया और आपने इसको अच्छे से मिक्स किया, ठीक है. आपने उसको बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से मिक्स किया. अब अगर आप इसका ये वाला हिस्सा देखो तो इसमें भी उतना ही सोल्ट है जो मिक्स हुआ होगा जितना इस वाले पार्ट में मिक्स हुआ होगा, क्योंकि आपने उसको प्रॉपर मिक्स किया. मतलब इस पूरे कंटेनर में कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो प्रॉपर यूनिफॉर्म जो आपके पास सोल्ट है उसका कंटेंट होगा. ऐसा नहीं होगा कि इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे ज्यादा सोल्ट है और इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे कम सोल्ट का कंसेंट्रेशन है, ऐसा नहीं है. यानी पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर जो सोल्ट का कंसेंट्रेशन है यानी सोल्यूट का जो कंसेंट्रेशन है वो बराबर है. सोल्यूट मतलब क्या, सोल्यूट मतलब जो आप चीज जो कम मात्रा में यूज कर रहे हो उसको हम कहते हैं सोल्यूट. भाई आपने क्या कहा, आपने ये बोला यानी हमने इस सोल्यूशन को बनाने के लिए जो ज्यादा अमाउंट में चीज ली थी वो था वाटर, ठीक है. हमने कंटेनर के अंदर सबसे पहले वाटर है जो रख दिया था, तो वाटर क्या हुआ, वाटर आपका सोलवेंट हो गया. और फिर बाहर से हमने क्या चीज इसमें रखी, सोल्ट रखी, और वो सोल्ट क्या है, रिलेटिवली कम अमाउंट की है, यानी कि सोल्ट क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, ठीक है. तो जब हमने इस पानी का और नमक का जो मिक्सचर है बनाया तो उसमें यूनिफॉर्म बिल्कुल कंसेंट्रेशन थी सोल्ट की. ऐसे ही मिक्सचर्स को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है. और फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास एक और कंटेनर है, मान लीजिए इसके अंदर भी मैंने क्या रखा, वाटर मान लीजिए रख दिया. तो ये वाटर क्या है, ये वाटर है सोलवेंट, ठीक है. और मैंने क्या किया, इसके अंदर सैंड मिला दिया रिलेटिवली कम अमाउंट में. इसका मतलब सैंड क्या है, सोल्यूट है. अब बताइए क्या सैंड इसमें पूरी तरह घुल जाएगा, नहीं घुलेगा ना भाई. आप इसको अगर रखोगे तो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के माध्यम से वो जो सोल्ट है वो नीचे बैठ जाएगा, ऐसे है ना, नीचे बैठ जाएगा इस तरीके से, ठीक है. तो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ पार्टिकल उसके ऊपर तैर रहे होंगे. मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आप इस कॉर्नर पर सैंड का कंसेंट्रेशन देखते हो तो वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू यहां पर. समझ में आई बात. तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस मिक्सचर. आई थिंक यहां से आपको कंसेप्ट समझ में आया होमोजीनियस मिक्सचर और नॉन होमोजीनियस मिक्सचर का. अब एक वर्ड यहां पे लिखा है नॉन रिएक्टिंग, केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज. इसका मतलब क्या है, देखिए जब हम होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, सोल्यूशन बनाएंगे बेसिकली, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो आप चीजें यूज कर रहे हो वो आपस में केमिकली रिएक्ट ना करें, बस फिजिकली रिएक्ट करें,
है ना, यानी वाटर है, वाटर के अंदर हमने क्या मिलाया, सोल्ट मिला दिया, तो ये आपस में वाटर और H2O आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे केमिकली, बस फिजिकली आपस में जो है डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है। तो जब भी आप सोल्यूशन बनाओगे तो 2 things you have to remember, that the mixture should be homogeneous and the species that you are going to mix together must be chemically non-reacting. Okay. सोल्यूशन के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर सोल्ट सोल्यूशन, वाटर शुगर सोल्यूशन। तो ये तो ऐसे सोल्यूशन है जो आपको एट द एंड लिक्विफाइड फॉर्म में दिखाई देंगे, है ना, लिक्विड फॉर्म में दिखाई देंगे। लेकिन बहुत सारे सोल्यूशन ऐसे भी होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमलगम्स होते हैं, ठीक है, जिंक अमलगम हो गया, तो ये आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं, है ना। आपका हो गया एलोइज, तो एलोइज भी क्या है, एलोइज भी सोल्यूशंस होते हैं, वो भी क्या है, वो भी एक तरीके से मेटल की फॉर्म यानी सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। तो कुछ सोल्यूशन ऐसे भी होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, कुछ गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में एक टेबल है जो गिवन है इसी चैप्टर के पेज नंबर 2 पर, ठीक है, तो आपको वो रीड करने हैं, वहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एनसीईआरटी हाईलाइट वाले लेक्चर में वो टेबल कराई थी, आप वो लेक्चर भी देख सकते हो, नहीं तो आप एनसीईआरटी की किताब से उसको खुद भी रीड कर सकते हो। अब देखिए, सॉल्यूशन के 3 तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहला होता है सोल्यूट और सोलवेंट के नेचर के बेसिस पर। दूसरा होता है कि आपने कितने कंपोनेंट आपस में मिलाए सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसके बेसिस पर। तीसरा होता है सोलवेंट किस तरीके का है, उसके बेसिस पर। तो अगर हम सोल्यूट सोलवेंट के नेचर की बात करें तो आपके पास 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। सबसे पहला होता है आपके पास सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होता है लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा होता है गैसियस सॉल्यूशन। मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन आपको गैसियस दिखेगा या ओवरऑल सॉल्यूशन आपको लिक्विड दिखेगा या ओवरऑल सॉल्यूशन आपको सॉलिड की फॉर्म में दिखेगा। ये डिपेंड करता है सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर, ठीक है। अब जनरली होता क्या है कि जिसको भी आपने ज्यादा अमाउंट में लिया है ऐसा ही आपको सॉल्यूशन जो है देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जब हम बोलते हैं कि आप चीनी का और पानी का घोल मिलाओगे, है ना, सॉल्यूशन बनाओगे, तो आपने पानी को ज्यादा अमाउंट में लिया है, इसीलिए आपको जो ओवरऑल सॉल्यूशन मिलेगा वो भी लिक्विड फॉर्म में जो है मिलेगा। समझ में आई बात? अब देखिए, नंबर ऑफ कंपोनेंट का मतलब है आपने 2 चीजों को मिला के सोल्यूशन बनाया या 3 को बनाया है, कितनों को बना के आपने मिला के आपने सोल्यूशन को जो है फॉर्म किया, उसके बेसिस पर भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, है ना। तो अगर आप जो है 2 चीजों को आपस में मिला करके सोल्यूशन बना रहे हो तो डेफिनेटली आप उसको क्या बोलोगे, बाइनरी बोलोगे, है ना। तो आप उसको बाइनरी बोल सकते हो। और अगर आप 3 चीजों को आपस में मिलाते हो तो आप इसको टर्नरी बोल सकते हो। तो इस बेसिस पर आप क्लासिफाई कर सकते हो। हालांकि इसके ज्यादा भी आप आगे बढ़ सकते हो इसमें, 4 के लिए, 5 के लिए, बट आपको इतना ही याद रखना है कि अगर आपने 2 कंपोनेंट को आपस में मिलाया तो आपके पास जो ओवरऑल सोल्यूशन बनेगा उसको आप बाइनरी सोल्यूशन भी कह सकते हो, क्योंकि वो 2 चीजों से मिलकर के बना। और अगर आपने 3 कंपोनेंट्स को आपस में मिलाकर के सोल्यूशन का फॉर्मेशन किया तो आपके पास जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा उसको आप टर्नरी सोल्यूशन भी कह सकते हो, क्योंकि उसमें 3 कंपोनेंट हैं। आई थिंक यहां तक समझ में आया। अब सोलवेंट बेस्ड का मतलब होता है, बेसिकली इसको हम ना वाटर बेस्ड भी बोल सकते हैं, है ना। सोलवेंट बेस्ड को वाटर बेस्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि जनरली जो आप सोल्यूशन बनाते हो उसमें वाटर यूज होता ही है। ऐसे भी सॉल्यूशन होते हैं जो वाटर के बिना होते हैं। तो इसके बेसिस पर आपने क्लासिफाई कर लिया कि एक तो ऐसे बनेंगे जो कि वाटर बेस्ड होंगे, एक ऐसे बनेंगे जिसमें वाटर नहीं होगा। अब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोई एक एटलीस्ट एक कंपोनेंट वाटर बेस्ड है उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, और जिसमें नहीं है उसको हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो इस बेसिस पर आपने 2 कैटेगरी में इसको क्लासिफाई कर दिया। अब आता है आपके पास नया टॉपिक, दैट इज कंसेंट्रेशन टर्म्स। हालांकि कंसेंट्रेशन टर्म्स बहुत सारी होती है, स्ट्रेंथ होता है ना, पीपीएम होता है, बहुत सारे होते हैं। बट अगर हम देखें अपना 15 से 16 साल के प्रीवियस ईयर को सीबीएसई के, तो आपको इन तीनों से ही है जो सवाल घूम फिर के आए हैं, इनके अलावा आपको क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप उन सब चीज़ों को पढ़ो, लेकिन अगर आपको
पर्टिकुलरली उन चीज़ों के बेसिस पर वीडियो चाहिए तो आप बोल सकते हो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। बाकी अगर हम बोर्ड पर्पज़ के लिए देखें तो आपको सिर्फ ये 3 फॉर्मूले ही हैं जो याद रखने हैं। एक और है जो मोलैरिटी और मोलैलिटी के रिलेशन के ऊपर बेस्ड है, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर देखें तो आपको 3 ही फॉर्मूले हैं जो याद रखने हैं, ओके। तो सबसे पहला है मोल फ्रैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए आपके पास ना 2 कंपोनेंट हैं, आपके जो अपने मिक्सचर बनाया ना उसकी में 2 कंपोनेंट हैं, एक ए है एक बी है। तो अगर हम एक ए है और एक बी है ना, और अगर हम ए का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये होता है काय, ये एक्स नहीं होता, ये होता है काय, इस तरीके से, ठीक है। तो काय ऑफ ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी रिटन एज the number of moles of particle A divided by the number of moles of particle A plus number of moles of particle B, यानी कि A वाले के कितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय A और B वाले के टोटल मोल्स। इज इट क्लियर? अगर आपको B वाले का निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? N ऑफ B यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, इनका एडिशन कर दो। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया। अगर हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सोल्यूट। यहाँ पे किसका वेट रखना होता है? सोल्यूट का। और आप केजी में रख रहे हो, अगर आप ग्राम में रख रहे हो तो आपको यहाँ पे 10 टू द पावर 3 करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे ग्राम रखते हो, अगर केजी है तो ऐसे ही रखो। अब यहाँ पे देखिए मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर लीटर में है तो एज इट इज आएगा, अगर आप मिली लीटर करते हो तो 10 टू द पावर 3 है जो आएगा, ठीक है। अब बोला जाता है कि बताइए मोलैरिटी और मोलैलिटी में से कौन सा बेटर कंसेंट्रेशन टर्म होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको आंसर करना है मोलैलिटी इज बेटर, क्योंकि मोलैलिटी में हम मास की बात करते हैं। देखो मास ऑफ सोल्यूट है ना, हम वॉल्यूम की बात नहीं करते। और जो आपका मास होता है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, है ना भाई। आप कितने, आपका क्या मास है वो आपका टेम्परेचर पे तो डिपेंड नहीं करेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आपका जो मास है अभी मान लीजिए 40 किलो के हो आप, किलोग्राम के हो, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो आपका जो मास है वो 20 किलोग्राम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होने वाला। तो आपका जो मास होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है ना। लेकिन जो आपकी वॉल्यूम होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, यानी कि मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी और मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो बेटर कौन हुई? बेटर हुई मोलैलिटी, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। इज इट क्लियर? अब ये आपके पास एक रिलेशन है जो कि मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन है जो बताता है, और ये बराबर होता है मोलैलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स ऑफ डेंसिटी। ये डेंसिटी होती है माइनस मोलैरिटी इंटू द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब देखिए आपका जो सबसे पहला टॉपिक है इसमें अब है वो हेनरीज लॉ, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे जनरली एक सवाल तो पेपर में आता ही आता है, ठीक है। अब हेनरी लॉ है क्या? हेनरी लॉ हमें बेसिकली बताता है कि मास में और प्रेशर में क्या रिलेशन होती है, ठीक है। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। अब पहले डेफिनेशन जो है रीड कर लेते हैं। The mass of the gas dissolved per unit volume of solvent is proportional to the pressure of gas at constant temperature। मतलब कि आपने कितनी गैस पर यूनिट वॉल्यूम में मिलाई। पर यूनिट वॉल्यूम किसका? सॉल्वेंट का। मतलब आप गैस को एज अ सोल्यूट यूज कर रहे हो और सॉल्वेंट में आप उसको मिला रहे हो, तो कितना मास गैस का आप 1 लीटर 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर मिला सकते हो सॉल्वेंट के, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रेशर के, कि आपने कितने प्रेशर से उस गैस को उसके अंदर मिलाया, ठीक है। तो यहां से आपको समझ के सबसे पहली बात तो याद रखनी है कि हेनरी लॉ गैसेस के लिए बना है सिर्फ। या तो आप
जो आपके पास लिक्विड की चीज़ें हैं, सॉलिड की चीज़ें हैं, या तो आप उनको पहले गैशियस फॉर्म में लाओ, फिर जाके सॉल्वेंट में मिलाओ, या फिर सिर्फ आप गैशियस सॉल्यूट को ही सॉल्वेंट में मिला सकते हो, तभी आप हेनरी लॉ को एप्लीकेबल कर सकते हो। यानी हेनरी लॉ इज बेसिकली एप्लीकेबल जब आप गैशियस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हो, दैट्स इट। समझ में आई बात। दूसरी डिसएडवांटेज इसकी ये है कि ये आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है। गैस भी कौन सी होनी चाहिए? आइडियल गैस होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी डिसएडवांटेज है यहाँ पर कि ये सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करता है। अगर आप लगातार टेम्परेचर में बदलाव लाते जाओगे तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हेनरी लॉ सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पर एप्लीकेबल होता है। तो 3 डिसएडवांटेज मैंने आपको बताई। अच्छा जी, चलो डिसएडवांटेज तो पढ़ ली, लेकिन है क्या, ये काम कैसे करेगा? तो सिंपल आपको याद रखना है कि जो भी गैस आपने किसी सॉल्वेंट के अंदर मिलाई वो डिपेंड करेगा कि वो गैस आपने कितने प्रेशर के साथ उसमें मिलाई थी। यानी कि मास इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है जब आप कोल्ड ड्रिंक, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक बनती है ना, जो नई नई ब्रांड की, अलग अलग ब्रांड्स की आपके मार्केट में जो है कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, गर्मियों में जो पी जाती हैं जनरली, वो सारे के सारे जो मोस्टली जो उसमें से होती है वो होती है एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स का मतलब होता है कि उसमें गैस जो है मिलाई गई है सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि उनको बनाने के लिए गैस को एज अ सोल्यूट मिलाया गया था इन द सॉल्वेंट। और वो गैस कौन सी होती है? जनरली CO2 ही होती है ना। तो कितनी अच्छी उसका जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रेशर, यानी कि कितने ज्यादा स्पीड से आप उसके अंदर वो गैस भरोगे, वो डिपेंड करता है ऑन द प्रेशर, ठीक है। यानी यहां से हम एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं कि आपका जो मास है वो कितने अच्छे से घुल पाएगा उस सॉल्वेंट के अंदर, वो भी डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर। तो यहां से हम एक फॉर्मूला और इसमें जनरेट कर सकते हैं, दैट इज कि प्रेशर जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा काई के। काई का मतलब भी सॉल्युबिलिटी होता है, इसकी जगह आप SD लिख सकते हो। अब आप कहोगे हमने तो मैथ्स में पढ़ा है कि जब भी हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट को लाते हैं। बिल्कुल लाएंगे। तो यानी कि हम यहाँ पर इस प्रेशर के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये काई है या ये S है, इसको हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन को हटा के हम एक कांस्टेंट लाना चाहते हैं, और वो कांस्टेंट होता है KH। इसको हम कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। और देखा जाए तो एक चीज और यहां से आप समझ सकते हो, दैट इज रिलेटेड टू कि ये जो आपका प्रेशर है इट इज इक्वल टू KH काई। यानी अगर मैं काई की बात करूं तो आ जाएगा P/KH, यानी कि सोल्यूबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, ऐसा बोल सकते हो। यानी कि जिसका जितना कम हेनरी कांस्टेंट होगा उसकी उतनी ही ज्यादा सोल्यूबिलिटी होगी। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है। तो जिसकी जितना कम वैल्यू KH की होगी वो इतना ही ज्यादा आपका उसका सोल्यूबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। याद रहे आपको यहाँ पे x की जगह यानी काई की जगह आप S भी लिख सकते हो, यानी सोल्यूबिलिटी, नहीं तो आप मोल फ्रैक्शन भी लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब क्या होता है कि हेनरी लॉ की कुछ एप्लीकेशन होती हैं जिससे आपको पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन होती है सोडा कैन को पैक करते वक्त, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना सोडा कैन्स का, कोल्ड ड्रिंक्स का, वही इसमें है। तो जब भी यहाँ पर जो सोडा कैन्स है उनको पैक किया जाता है तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ है जो पैक किया जाता है, ताकि जो गैस आपने उसमें मिलाई है वो अच्छे से डिजोल्व रहे। उसका भाई जब तक उसके अंदर गैस डिजोल्व होगी ना तब तक ही आपको टेस्ट आता है, वो फिज वाला टेस्ट। समझ में आई बात? तो इसीलिए मेक श्योर किया जाता है कि जब भी आप सोडा कैन्स को पैक करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, ओके। सेकेंड इसका एप्लीकेशन होता है डीप डाइविंग। डीप डाइविंग का मतलब क्या होता है कि देखो जो समुद्रों में लोग डाइविंग करते हैं, समुद्रों के तले में जाकर के कुछ छानबीन करते हैं, तो वहां पर भी इसकी एक एप्लीकेशन है हेनरी लॉ की। क्या है वो एप्लीकेशन? देखिए वो लोग क्या करते हैं, अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में कुछ अमाउंट ऑफ
हीलियम गैस लेकर के चलते हैं, कुछ डिजोल्व्ड गैसेस जो है लेकर के चलते हैं बिसाइड्स ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर। तो वो क्या करते हैं, अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में बिसाइड्स ऑक्सीजन कुछ अदर गैसेस भी मिलाते हैं, फॉर एग्जांपल हीलियम एंड ऑल दैट। अब ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपका समुद्र होता है उसके तले में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण, और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। तो जब भी सी डाइवर्स नीचे की तरफ जाते हैं समुद्रों में, तो होता क्या है कि उनके जो उनकी जो बॉडी है उसके अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट जो है आ जाती है, ठीक है। और जब भी वो नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं सरफेस पर, तो वो नाइट्रोजन जो है बाहर निकलने की कोशिश करता है उनकी ब्लड वेसल्स में से, और एकदम से बाहर नहीं निकल पाता, और वो क्या करता है, वो बैंड्स बना लेता है। यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है बैंड्स, ठीक है। अब बैंड्स क्या होते हैं, गुठलियां होती है, खून की गुठलियां बन जाती है, उससे उनकी जो नसें हैं वो ब्लॉक हो सकती है और वहां पे वो मर भी सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि वो क्या करे, वो पहले से ही प्योर ऑक्सीजन ला लेके चले और आपका हीलियम वगैरह लेके चले। अब हीलियम वगैरह डिसॉल्व करने से क्या होता है कि नाइट्रोजन बहुत कम अमाउंट में या मिनिमम अमाउंट में, नेग्लिजिबल अमाउंट में आपकी बॉडी में एंटर करती है, हीलियम वगैरह एंटर कर जाती है पहले ही। अब हीलियम वगैरह इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है, वो आराम से बॉडी से निकल जाएंगी जब आप बाहर की तरफ आओगे, है ना, क्योंकि भाई समुद्र के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो सारी की सारी गैसेस हमारे ब्लड वेसल्स में आती है, हमारे नोस्ट्रल या जो भी आपने यहाँ पे सांस लेने के लिए इंस्ट्रूमेंट लिया है उसके थ्रू, है ना। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप क्या करिए, उसमें कुछ ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ मिक्सचर हीलियम वगैरह का रखिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हाई ऑल्टीट्यूड पर, यानी कि जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, पर्वतों पर लोग जाते हैं, तब भी सजेस्ट किया जाता है कि वो लोग ऑक्सीजन वगैरह लेकर के जाए, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि प्रेशर बहुत कम होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है। अब ऑक्सीजन की कमी के कारण उनमें क्या हो जाता है, एनोक्सिया नाम की एक कंडीशन जो है आ जाती है। इसमें क्या होता है, लोगों को बेहोशी होने लगती है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर सांस नहीं आता, सफोकेशन होने लगती है। तो ये सजेस्टेबल होता है कि वो लोग क्या करें, जो है बहुत हाई प्रेशर पर, क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई प्रेशर होता है हाई ऑल्टीट्यूड पर, तो वो ऑक्सीजन को भी जो है वहाँ पर अपने साथ लेकर के जाएं। हाई प्रेशर है तो वहाँ पर क्या है, सफोकेशन होती है, हाई प्रेशर के कारण दम घुटने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से एप्लीकेशन आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। इससे साफ सवाल आएगा आपको तीनों के बेसिस पर। जनरली आपको एनोक्सिया के बारे में आता है और सोडा पैकिंग के बारे में आता है, तो यू हैव टू राइट दीज थिंग्स इन योर लैंग्वेज। चलिए हेनरी लॉ के बेसिस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आपको क्या करना है, इसमें सोल्युबिलिटी को कैलकुलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर के अंदर हमने इसको मिलाया, इतने टेम्परेचर पे मिलाया, और ये क्या है, ये प्रेशर है, ठीक है। तो मतलब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि आपको जो है इसके अंदर प्रेशर की वैल्यू गिवन है 760 mmHg, ठीक है। आपको क्या करना है, काय की वैल्यू निकालनी है, ठीक। और हमें इसमें KH की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज इक्वल टू द 1.25 इंटू 10 की पावर 6 mmHg। यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन ये गिवन होगा। तो बताइए मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था, P इक्वल टू काय KH। आपको ये निकालना है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो काय इक्वल टू आ जाएगा किसके, P अपॉन में KH के, दैट इज इक्वल टू 760 अपॉन 1.25 इंटू 10 की पावर 6। mmHg से mmHg कैंसिल हो गया, और आपको पता भी है मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती भी नहीं है। तो आप इसको कैलकुलेट करिए और आंसर मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। Okay, so next question is calculate the molality of ethanol solution in which mole fraction is इतना, यानी हमें इसमें मोलालिटी निकालनी है और हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है। किसका मोल फ्रैक्शन गिवन है, वाटर का गिवन है। तो अगर मुझे देखो, हम बेसिकली यहाँ पे सोल्यूशन बना रहे हैं इथेनॉल और वाटर का, तो अगर मुझे वाटर का मोल फ्रैक्शन पता है तो क्या हम इथेनॉल का नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो टोटल मोलालिटी होती है
मोल फ्रैक्शन होता है इथेनॉल का प्लस आपका वाटर का, इनका सम होता है 1 के बराबर। यानी अगर हम देखें तो हमें इथेनॉल नहीं पता, हमें वाटर का पता है, दैट इज 0.88 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो हम सारे ई की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके 0.88 को। ठीक है, तो आपको वैल्यू क्या यहाँ पर मिलेगी? यस, 0.12 है जो आपको यहाँ से आंसर मिलने वाला है। यानी हम बोल सकते हैं कि हमें इथेनॉल का जो मोल फ्रैक्शन है वो यहाँ से पता चल गया, दैट इज इक्वल टू 0.12। अब क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए हमें पता है मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड दैट इज इक्वल टू 0.12। और हमें पता होना चाहिए, सिर्फ हम इस वाले फॉर्मूले का अप्लाई करने वाले हैं, हमें पता होना चाहिए कि जो आपका वाटर होता है उसके मोल्स कितने होते हैं प्योर स्टेट पर। हाँ जी, वो होते हैं 55.5। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 55.5। कैसे निकल करके आई है? क्योंकि देखो भाई नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मतलब क्या होता है कि आप गिवन मास अपॉन मोलर मास लिखो। तो अगर मुझे वाटर के मोल्स निकालने हैं तो यहाँ पे हम 1000 मान के चलते हैं बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे जो आपका मोलर मास होता है वाटर का वो 18 होता है, तो इसको कैलकुलेट करके 55.5 आता है आंसर। ठीक है, तो इसलिए मैंने 55.5 रखा। अब आपके पास सिर्फ Ne है और Ne को ही हम क्या बोलते हैं, जो मोलैलिटी बोलते हैं। ठीक है, Ne को आप मोलैलिटी ही बोलते हो। तो आपको बस क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में से सिर्फ Ne की वैल्यू निकालनी है एंड आई एम लीविंग दिस कैलकुलेशन ऑन टू यू, यू हैव टू कैलकुलेट इट एंड राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज वेपर प्रेशर। ठीक है, अब जनरली लोग कहते हैं कि वेपर प्रेशर का मतलब है कि वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर, लेकिन इट इज नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन। जो कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पर होती है दैट इज लाइक ऑफ अ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। यानी कि ऐसा प्रेशर जो कि वेपर के द्वारा एक्सर्ट होगा, लेकिन कौन सी कंडीशन पर? इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। ये कंडीशन लिखनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट। ओके, तो वेपर प्रेशर जो है एक ऐसा प्रेशर है जो कि वेपर के द्वारा लगता है, लेकिन कब लगेगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लगेगा। इक्विलिब्रियम किसके साथ होगा? लिक्विड के साथ होगा। भाई वेपर किससे बनती है? वेपर लिक्विड से बनती है। ठीक है, तो लिक्विड से जो वेपर बन रही है उन वेपर्स का लिक्विड के साथ जब इक्विलिब्रियम लगेगा तब जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वेपर के द्वारा उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये कंटेनर है और मैंने क्या किया, इसको स्टोव पे रख दिया। यहाँ से हमने क्या की, फायर को जो है यहाँ से एक्सर्ट कर दिया इसके ऊपर, और इसके ऊपर मैंने इसके अंदर क्या रखा, मैंने एक लिक्विड रख दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, इसमें वेपर बननी शुरू हो जाएंगी, लेकिन क्या इन वेपर के द्वारा लगाए गए प्रेशर को मैं वेपर प्रेशर कह दूं? नहीं, हम तब तक नहीं बोल सकते इन वेपर के लगाए गए फोर्स को वेपर प्रेशर, तब तक इन ये जो वेपर है ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती इस लिक्विड के साथ। तो वेपर बनी, फिर वेपर बनी, लेकिन एक कंडीशन ये आई, आपने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपने एक जो है लीड रख दी है ना। अब वेपर बनती है फिर वापस से नीचे लिक्विड की फॉर्म में, फिर वापस से, तो एक तरीके से साइकिल है जो बन रही है, यानी कि वेपर बन रही है, फिर ऊपर जाके ठंडी हो रही है लीड के ऊपर, फिर वापस से लिक्विड बन के नीचे आ रही है। तो ये जब साइकिल इक्वल हो जाएगी, इक्वल इन द सेंस कि जिस रेट से, जिस स्पीड से वेपर बन रही है उसी स्पीड से वापस से वो ठंडी होके पानी बन रहा है, यानी कि जिस स्पीड से वेपर बनती जा रही है उसी स्पीड से पानी बनता जा रहा है वापस से। तो ये पूरी एक साइकिल है जो बन गई, इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, वेपर और लिक्विड का इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन के ऊपर जो प्रेशर लगेगा, इस वक्त जो प्रेशर लगेगा उसी प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर।
तो हर एक प्रेशर जो वेपर के द्वारा लगाया जाए इट इज नॉट द वेपर प्रेशर, लेकिन वो वाला प्रेशर जो वेपर लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लगाती है दैट इज द वेपर प्रेशर। देखिए वो वाले सब्सटेंसेस जो वेपर को फॉर्म कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंसेस, और जो वेपर को फॉर्म नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। ठीक है, अब देखिए जब भी हमने किसी सॉल्यूशन को बनाया तो हमने उसके अंदर सॉल्वेंट मिलाया और हमने उसके अंदर क्या मिलाया था, सोल्यूट मिलाया था। अब हुआ क्या कि हमने सोल्यूट कैसा मिला दिया, नॉन वोलेटाइल मिला दिया, यानी वो वेपर ही नहीं बना सकता है। तो ओवरऑल जो टेंडेंसी थी पूरे सोल्यूशन की वेपर बनाने की वो क्या हो गई, वो कम हो गई, उसमें क्या आ गई, गिरावट आ गई। समझ में आई बात? तो यही बात मैंने आप बताने की कोशिश की है कि जो वेपर बनने का एक तरीके का रेट है, स्पीड है या प्रोसेस है, उसको अफेक्ट कर सकता है द नेचर ऑफ सोल्यूट। अगर सोल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल हुआ तो वेपर जो है बहुत कम बन सकती है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम राउल्ट्स लॉ के बारे में। देखिए राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया, आप फॉर्मूले से लिख करके बना सकते हो, लेकिन इसको समझने की कोशिश करिए। अब देखिए हम वेपर प्रेशर की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए हम एक सोल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मेरे पास हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है, मैंने इसको ए मान लिया। ये कंपोनेंट है कोई भी एक लिक्विड, मान लीजिए वाटर है ये, ठीक है। दूसरा मेरे पास एक कंपोनेंट है जो मैंने इसके अंदर रखा है, मान लीजिए ये सोल्ट है, दिस इज बी, ठीक है। ये अलग अलग है, अभी मैंने इनको मिलाया नहीं है। इसमें इस कटोरी के अंदर मैंने सोल्ट रखा, इस कंटेनर के अंदर मैंने पानी भर के रख दिया है, अभी हमने इनको मिलाया नहीं, ठीक है। यानी ये प्योर स्टेट में है, हमने इनको मिलाया नहीं एक दूसरे में, इसका मतलब ये प्योर स्टेट में है। समझ में आई बात? तो प्योर स्टेट में अगर मैं इसका वेपर प्रेशर देखूं तो मान लीजिए वो P नोट A होगा। इसको डॉट को हम बोलते हैं, जो ऊपर पॉइंट लगाया है डॉट नोट, तो P नोट A है, मान लीजिए हो गया, ठीक है। और मान लीजिए इसके पास जो वेपर प्रेशर बनेगा वो बनेगा P नोट B, प्योर स्टेट में। समझ में आई बात? अब मान लीजिए इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो है काई A, और इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो होगा काई B। तो आप जब इनको मिलाओगे, आपने क्या किया, आपने इनको मिला दिया और आपके पास एक रिजल्टेंट सोल्यूशन जो है बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट सोल्यूशन है, मान लीजिए इसको T मान लो, टोटल है ये आपका सोल्यूशन। तो आपके पास यहां पर कितना प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर कितना होगा? तो टोटल प्रेशर जो होगा वो कैसे पता किया जाएगा भाई, ए वाले का प्रेशर प्लस बी वाले का प्रेशर, ऐसे ही पता किया जा सकता है। अब देखिए जो आपका पी ए है उसको हम लिखेंगे पी नोट ए मल्टीप्लाई काई ए, पी नोट ए मल्टीप्लाई काई ए। इसी तरीके से हम पी बी को लिखेंगे दैट इज पी नोट बी काई बी। यानी अगर हम ये दोनों वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन में रख दें तो आपको वैल्यू कैसी मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। दिस इज व्हाट वी कॉल द राउल्ट्स लॉ। अब समझिए राउल्ट लॉ क्या है। राउल्ट लॉ है आपके बारे में, आपको बताता है एक रिलेशनशिप, किस किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन के बीच में एक रिलेशन है जो बता दिया। इज इट क्लियर? अच्छा, अब मान लीजिए मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर एक ऐसा सोल्यूशन हम बना रहे हैं जिसमें आपका सोल्यूट क्या है, वेपर ही नहीं बना सकता, तो वो सोल्यूट होता है नॉन वोलेटाइल। अब सोचने की कोशिश करिए, अगर कोई पार्टिकल या कोई कंपोनेंट ऐसा है जो वेपर ही नहीं बना रहा, तो क्या वो वेपर प्रेशर बना पाएगा? नहीं भाई, वेपर बनेगी तभी तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा, बिना वेपर बने वेपर प्रेशर कहां से आएगा? तो यानी कि पी नॉट बी
सोल्यूट, एक ऐसा सोल्यूट जो कि वेपर नहीं बना रहा, तो उसका जो प्रेशर है वो भी जीरो हो गया। अगर हम पी नोट बी की वैल्यू जीरो रख दें तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास टोटल प्रेशर कितना आएगा, पी नोट ए इंटू काई ए आ जाएगा, दैट बस इतना ही आएगा। ठीक है, मैंने आपको 2 लॉज पढ़ा दिए अब तक इस चैप्टर में, एंड फॉर योर सरप्राइज दोनों ही लॉज जो है आपस में कनेक्टेड हैं। यानी ये जो राउट लॉ बना ना, ये एक अलग से कहीं से लॉ नहीं आया था, ये लॉ जो है ये हेनरी लॉ से ही एक तरीके से इन्होंने अलग से डेराइव कर दिया था कुछ अलग केसेस के लिए। समझ में आई बात? तो हम दोनों फॉर्मूले जो है लिख करके देखेंगे कौन सा कैसे कंपेयर जो है कर सकते हो इन चीज़ों को। तो मैंने दोनों फॉर्मूले लिख दिए, दिस इज हेनरी लॉ का फॉर्मूला, दिस इज राउट्स लॉ का फॉर्मूला। ठीक है, अब आप इनको कंपेयर करिए, ये प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है, ये भी मोल फ्रैक्शन है, यानी कि ये दोनों चीजें जो है बराबर हो गई, क्योंकि आप ये बोल रहे हो ना कि हेनरी लॉ से आप राउट्स लॉ लेकर के आए, यानी कि आप बराबर कर सकते हो, दोनों को कंपेयर करो तो आपको समझ में आएगा कि पी नोट ए इज बेसिकली इक्वल टू के एच। यानी कि आपका हेनरी लॉ से राउट लॉ डिराइव हो सकता है, लेकिन एक केस में जब आप कोई एक कंपोनेंट इतना ज्यादा वोलेटाइल ले लो कि वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगे, क्योंकि हेनरी लॉ तो सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है ना। तो आप राउट लॉ को कब हेनरी लॉ बता सकते हो, तब बता सकते हो कि आपने जो कंपोनेंट मिलाए आपस में, उसमें से अगर आप एक कंपोनेंट इतना ज्यादा वोलेटाइल, इतना ज्यादा वेपर बनाने वाला ले लो कि वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगे, तब आप बोल सकते हो कि राउट्स लॉ इज बेसिकली अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। और उस कंडीशन पर जो आपका पी नोट ए है वो बराबर हो जाएगा के एच के, दैट इज इक्वल टू द हेनरीज कांस्टेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। देखिए सबसे बेसिक जो डिफरेंस होता है दोनों के अंदर में, वो राउट्स लॉ के बेसिस पर क्रिएट किया जाता है ना। हमने अभी राउट्स लॉ रीड करा, तो उसी के बेसिस पर आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हो, यानी कि आइडियल और नॉन आइडियल के अंदर में। तो आइडियल वो सोल्यूशन आप बोल सकते हो जो राउट्स लॉ को ओबे कर दे, और नॉन आइडियल क्या होंगे, जो राउट्स लॉ को ओबे ना करें। लेकिन ये तो डेफिनेशन जो है राउट लॉ के बेसिस पर हुई कि ऐसे सोल्यूशन जो राउट लॉ को फॉलो करें वो आपके हो गए आइडियल, और जो ना कर पाए वो होते हैं नॉन आइडियल। लेकिन इनकी अपनी इंडिविजुअल क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि ऐसे कंपोनेंट को मिलाकर के बनाए जाते हैं जिनका स्ट्रक्चर, जिनका मॉलिक्यूलर मास, ये सारी चीजें बराबर हो। ठीक है, और नॉन आइडियल क्या होंगे, एक ऐसा सोल्यूशन जो कि आपने एक ऐसे कंपोनेंट से मिलकर के बनाया जो आपस में आइसोस्ट्रक्चरल नहीं थे, मतलब उनके स्ट्रक्चर सेम नहीं थे, उनके मॉलिक्यूलर मास भी सेम नहीं थे, तो उनका आप बोल सकते हो नॉन आइडियल। समझ में आई बात? बाकी एक चीज इसमें यह है कि आइडियल के अंदर में जो आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बराबर होते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के। वही नॉन आइडियल में ये चीजें बराबर नहीं होती। ठीक है, नॉन आइडियल में ऐसा होता है, बराबर नहीं होती। एक और चीज होती है कि आप अगर आइडियल में देखो तो डेल्टा वी, मतलब दो कंपोनेंट को मिलाने से पहले वॉल्यूम में चेंज कितना है, और वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम में अगर आप देखो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि अगर आप डेल्टा वी की बात करते हो तो दैट इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से आप डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी में कितना चेंज आएगा, एनर्जी में कितना चेंज आएगा, तो वो भी 0 होता है आइडियल के लिए। तो आइडियल के अंदर में तो जो है इंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, वही नॉन आइडियल में ये चीजें 0 के बराबर नहीं होती। ठीक है, इज इट क्लियर? अब आइडियल के एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, फिर नॉन आइडियल के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। अब नॉन आइडियल में भी 2 डेविएशंस होती हैं, एक होती है पॉजिटिव डेविएशन, एक होती है नेगेटिव डेविएशन। उसके एग्जाम्पल्स आप देखना। तो आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, जैसे बेंजीन को आप टोलिन में मिलाओगे तो वो
अप्रोक्सीमेटली आइडियल मिलेगा आपको। ऐसा सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो पूरी तरीके से आइडियल हो। बेंजीन में आप टोलिन मिलाओगे तो अप्रोक्सीमेटली टेंड करेगा वो कि हाँ ठीक है ये आइडियल जैसा है। ऐसे ही क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को मिला के होता है और आपका एन हेक्सेन और एन पेंटेन। एन हेक्सेन का मतलब है कि हेक्सेन की सीधी चेन है, 6 कार्बन की एक पूरी सीधी चेन है। इसी तरीके से हेप्टेन। ठीक है, अब हमारे पास इसमें एक ग्राफ होता है दैट इज रिलेटेड टू द वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ। ये आइडियल वालों के लिए है, नॉन आइडियल के लिए अलग से हम देखेंगे। जब उसमें पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बारे में रीड करेंगे तो वो अलग से देखेंगे। अभी आप ये सुनिए कि आपके पास जो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ है आइडियल सोल्यूशन के लिए वो कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है दिस इज P0A और ये है P0B, यानी कि सॉल्वेंट का हाईएस्ट प्योर स्टेट में जो प्रेशर है दिस इज P0A और P0B क्या है, सोल्यूट का प्योर स्टेट में जो प्रेशर है वो। अब होता क्या है इसमें, आइडियल के केस में इस तरीके से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। ये होगा सॉल्वेंट के लिए, ये होगा सोल्यूट के लिए, और अगर आपको सॉल्यूशन के लिए चाहिए तो आप इन दोनों को मिला लीजिए तो आपको सॉल्यूशन का ग्राफ जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल के डेविएशंस की। नॉन आइडियल में सबसे पहला डेविएशन है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा है नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब होता है कि देखिए जो पूरी तरीके से राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा था वो आइडियल था। ठीक है, और अगर राउल्ट लॉ की इक्वेशन में मान लीजिए आपके पास राउल्ट लॉ की इक्वेशन ऐसे थी, PT इक्वल टू PA प्लस PB, ये थी, तो ये थी आइडियल के लिए। जो इक्वल आएगा ये आइडियल के लिए है। अगर ये टोटल प्रेशर ज्यादा हो जाए तो वो होता है पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल, और अगर ये टोटल प्रेशर कम हो जाए इन दोनों के सम से तो आपको ये मिलेगा नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये वाला डिफरेंस होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन में जो डेल्टा V है यानी वॉल्यूम का जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आइडियल में ये 0 आता था, नेगेटिव में डेल्टा V नेगेटिव आएगा। इसी तरीके से डेल्टा H एनर्जी का जो चेंज है, एंथैल्पी का जो चेंज है, इट वुड बी पॉजिटिव इन द पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव इन द नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इसी तरीके से इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं पॉजिटिव डेविएशन में देन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नेगेटिव डेविएशन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। अब इन तीनों बातों का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए डेल्टा V पॉजिटिव है यानी वॉल्यूम में जो चेंज आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव चेंज आने का मतलब क्या होता है वॉल्यूम में, कि जो फाइनल वॉल्यूम होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि जब हम चेंज निकालते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, है ना। डेल्टा V कैसे निकलेगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो पॉजिटिव डेविएशन में जो आपकी वॉल्यूम है वो पॉजिटिव आई, इसका मतलब जो आपकी फाइनल वॉल्यूम है वो बड़ी होगी देन द इनिशियल वॉल्यूम। समझ में आई बात, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो। अब इसका रीजन जो है ना इस बात में छुपा हुआ है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है पॉजिटिव डेविएशन के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए हमें 2 कंपोनेंट को मिलाना है, एक कंपोनेंट है A, एक कंपोनेंट है B, और ये क्या है, ये आपस में इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा दिखाते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। इंट्रा का मतलब होता है ये जो A मॉलिक्यूल है ये A वाले के साथ अच्छी अट्रैक्शन दिखाएगा, और B वाला जो है B वाले के साथ अच्छी अट्रैक्शन दिखाएगा, लेकिन ये एक दूसरे के साथ यानी A B के साथ या B A के साथ अच्छी अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा। तो यही होता है इंट्रामोलिकुलर का मतलब। तो जब आप इन चीजों को एक साथ इकट्ठा करते हो तो ये एक दूसरे से दूर दूर भागती है। A B के पास नहीं आना चाहेगा क्योंकि इनके बीच की अट्रैक्शन अच्छी नहीं है ना। तो जब वो दूर भागेंगे तो वॉल्यूम को ज्यादा कर देंगे। तो पहले जो वॉल्यूम थी वो कम होगी रिलेटिवली टू द वॉल्यूम जो आपने उसको बाद में मिला करके क्रिएट करी, यानी वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो गई, यानी फाइनल वॉल्यूम बढ़ गई, इसलिए आपका वॉल्यूम में पॉजिटिव चेंज आया।
नॉन आइडियल में आप नेगेटिव के लिए देखो तो वॉल्यूम का चेंज नेगेटिव है, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि ए और ए के बीच में अट्रैक्शन इतनी अच्छी नहीं है, और बी में अट्रैक्शन उतनी अच्छी नहीं है जितनी ए और बी में है। यानी जब वो आपस में मिलेंगे तो वॉल्यूम को कम कर देंगे, क्योंकि आपस से अट्रैक्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। तो इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा हो गई, फाइनल वॉल्यूम कम हो गई, इसीलिए आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? आई थिंक आपको समझ में आया इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर का खेल और वॉल्यूम का खेल। अब लास्ट है हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एच का, यानी इंथैलेपी पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव क्यू आई और नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव क्यू आई। ठीक है, अच्छा चलो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए इसका आंसर भी छुपा हुआ है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले कंसेप्ट के अंदर। हमें पता है पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जो ए है उसके पास ज्यादा अट्रैक्शन है, बी है उसके पास अच्छी अट्रैक्शन है, लेकिन इन दोनों में आपस में अच्छी अट्रैक्शन नहीं है। तो ये आपस में ना मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं, ए आपस में बिल्कुल मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो इनको दूर करने के लिए, ताकि आपस में रिएक्ट कर जाएं, आपस में रिएक्ट करे, सोल्यूशन बना दें, इसलिए आपको ज्यादा एनर्जी जो है ना प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसलिए डेल्टा एच जो है पॉजिटिव आएगा। समझ में आई बात? यानी आपको क्या है, आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसमें आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इसलिए एनर्जी रिक्वायर्ड को हम क्या कहते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड को हम पॉजिटिव कहते हैं, और इसमें पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वहीं अगर हम नॉन आइडियल में नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं तो इसमें ए और ए के बीच में अच्छी अट्रैक्शन है, यानी आपको एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, वो अच्छे से आपस में रिएक्ट हो जाएंगे, बल्कि इसमें तो जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। जब इनके बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, या जब बॉन्ड बनेंगे तब भी एनर्जी रिलीज होगी। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसको नेगेटिव से डिनोट करते हैं। केमिस्ट्री में आपको याद रखना है, अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और अगर एनर्जी रिलीज हुई है तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनके ग्राफ्स की। चलिए नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन की अगर हम बात करें ग्राफ की, तो आपको कैसे ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो देखिए आइडियल में हम बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन बनाया करते थे, सोल्यूशन के लिए ऐसे होती थी सीधी लाइन। तो पॉजिटिव के लिए क्या करना है, इस लाइन के ऊपर आपको ऐसे एक कर्व बनाना है, और नेगेटिव में आपको नीचे की साइड एक कर्व बनाना है। यानी कि अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो आपको ऐसे करके आपका जो है कर्व बनाना है, और ये सोलवेंट के लिए है, ये सोल्यूट के लिए है, ये सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन के लिए है। पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो मैंने लाइन के ऊपर बनाया, इसी तरीके से सोल्यूट में भी लाइन के ऊपर आएगा और सॉल्यूशन में भी लाइन के ऊपर आएगा। ये पॉजिटिव डेविएशन था। अब अगर मुझे यहीं कहीं नेगेटिव डेविएशन बनाना है तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, मतलब इस लाइन के नीचे की तरफ जो है हम डेविएशन दिखाएंगे, तो ये नेगेटिव डेविएशन हो गया। इसके लिए यहाँ पर आएगा नेगेटिव डेविएशन, और इसके लिए यहाँ पर है जो नेगेटिव डेविएशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स की बात करते हैं, क्योंकि इससे एग्जांपल से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक है, आपको सारे याद करने पड़ेंगे। आइडियल में तो आपको 2-3 याद करने जो मैंने लिखवाए, बस उससे ही काम चल जाएगा। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के आपको सारे एग्जांपल्स याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जांपल्स आपको क्वेश्चन में आपको लिखे हुए आएंगे, कहा जाएगा बताइए कौन सा डेविएशन शो करेंगे। ठीक है, तो आपको फिर एजियोट्रोप का सवाल भी पूछा जाता है। एजियोट्रोप हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं जस्ट। तो अगर हम इसमें बात करें तो 3 कैटेगरी में आप डिवाइड करिए, एसीटोन, H2O और CCl4 दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब एसीटोन के साथ कौन कौन आएगा कि आपको पॉजिटिव डेविएशन मिक्स कर दे, तो इसकी ट्रिक है आपके पास बैक्स, ये ई भी आप कैपिटल रखिए। बैक्स का मतलब बी से आप क्या लिखोगे, बेंजीन, यानी एसीटोन में आप क्या क्या मिक्स कर सकते हो, आप बेंजीन मिक्स कर दोगे तब भी आपको पॉजिटिव डेविएशन का नॉन आइडियल मिल जाएगा। ई का मतलब होता है इथेनॉल,
आप इथेनॉल मिक्स करोगे तब भी। CH का मतलब होता है कार्बन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड है ना, कार्बन डाइसल्फाइड दैट इज CH2। तो ये तीनों एसीटोन के साथ मिलकर के पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। H2O की बात करें तो इथेनॉल आता है और मीथेनॉल आता है, तो यानी कि वाटर के साथ में शराब आएगी तो आपको पॉजिटिव डेविएशन आएगा, है ना। इथेनॉल मिथेनॉल सारे अल्कोहल्स होते हैं। अब CCl4 की भी एक ट्रिक होती है दैट इज CH2O अल्कोहल। तो यहां से आप पढ़ोगे तो चार्टो अल्कोहल, ऐसा कुछ ट्रिक है। तो CH का मतलब होता है क्लोरोफॉर्म, है ना, तो CHCl3 इस तरीके से आप बोल सकते हो। ओके फिर अगला एग्जांपल होता है TO का मतलब है टोलिन, और Al मतलब जितनी भी अल्कोहल्स हैं वो सब जब CCl4 के साथ मिलेंगी तो आपको पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगी। अब नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स की बात करें तो आपको अगेन एग्जांपल्स में ट्रिक ही याद करनी है। तो नेगेटिव डेविएशन में आपका एग्जांपल याद रखना होता है कि वाटर में जब आप एसिड मिलाते हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड मिला, तो H2O के साथ क्या होता है कि अगर हम एसिड मिला दें, स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दें, तो आपके पास नेगेटिव डेविएशन बनता है। फॉर एग्जांपल आपने HCl मिलाई या HNO3 मिलाई तो आपको नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। अब ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के साथ आपका नेगेटिव डेविएशन कब देखने को मिलता है, जब आप इसमें ये ट्रिक है जो अप्लाई करते हो। अनिब से आपको A से याद रखना है एसीटोन, Ni से याद रखना है आपको नाइट्रिक एसिड, B से याद रखना है बेंजीन, ठीक है। ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में नेगेटिव डेविएशन कब देखने को मिलेगा, सिंपल आपको ये तो याद रखना पड़ेगा दैट इज पायराडीन और अल्कोहल। तो पायराडीन और अल्कोहल में आपको देखने को मिलता है आपका नेगेटिव डेविएशन। अब हमारा नया टॉपिक है दैट इज एजियोट्रोप्स। तो एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? एजियोट्रोप्स सबसे पहली बात तो बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं, मतलब हमेशा दो कंपोनेंट को मिला करके ही बनेंगे, ठीक है। अब वो कंपोनेंट भी क्या कैसे होंगे, जिनका सेम कंपोजिशन होगा लिक्विड में भी और वेपर फेस में भी, और वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होंगे, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होंगे। मतलब जब आपने दो चीज़ों को आपस में मिलाया तो उनको बॉईल करने का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उसी पे बॉईल होंगे, ठीक है। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर बदलेगा नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब एजियोट्रोप्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, है ना। तो आपको पता करना है दो चीजें इसमें। एजियोट्रोप के बेटा दो टाइप होते हैं, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे जो आपने पॉजिटिव डेविएशन के पढ़े थे, सॉरी मिनिमम डेविएशन के पढ़े थे, है ना। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में आपके आते हैं जो आपने नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल मैंने आपको बताए, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में आते हैं वो सारे एग्जांपल जो मैंने आपको पॉजिटिव डेविएशन के लिए बताए। So that's it for the video. We'll solve the questions and more concept we'll read in the next lecture related to it, the chapter that's colligative property and the questions related to azeotropes and the Raoult's law, right? Hello everyone. So in this video we'll restart our chapter, that is chapter number 1 of class 12th chemistry, solutions. हमने जो है आपका इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले तक का जितना भी है आइडियल नॉन आइडियल वो सब कुछ रीड कर लिया था। फ्रॉम इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेंटो फैक्टर और डिसोसिएशन कांस्टेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें इसमें हैं, ठीक है। सो व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है उनको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आपको वर्ड याद रखना है। हमें चार तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इनको रीड करते हैं।
सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक ऐसा सॉल्यूट लें जो कि नॉन वॉलेटाइल हो, ठीक है, जो कंप्लीट जो या तो पूरी तरीके से वॉलेटाइल ना हो या फिर नॉन वॉलेटाइल हो, तो वो क्या करता है, ओवरऑल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की टेंडेंसी को कम कर देता है ना। उसके आने से पूरे सॉल्यूशन का जो ओवरऑल वेपर प्रेशर बनाने की टेंडेंसी थी वो कम हो जाती है ना। इसलिए हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हुए जिससे जो आपका सोल्यूशन था उसकी वेपर प्रेशर बनाने की टेंडेंसी कम हो गई, ठीक है। अब इसके लिए आपको ये फॉर्मूला जो है याद रखना है, दैट इज WB MA अपॉन MB WA इक्वल टू काय B इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट B अपॉन P नॉट A। अब यहाँ पर जो WB है वो क्या होता है, वो होता है मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। कौन सा मास, गिवन मास। ये होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये होता है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज काय B, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B यानी कि सोल्यूट इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट B अपॉन P नॉट A। ये क्या होता है, P नॉट A का मतलब होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कॉम्पोनेंट A माइनस partial vapor pressure of the pure component B divided by P naught B. Okay. नेक्स्ट है हमारे पास एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर जो आपका वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। यानी कि उतना टेम्परेचर जिस पर आपका वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल जो है मिला दिए सॉल्यूशन के अंदर, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है रिजल्टेंट बॉइलिंग पॉइंट वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जैसे हम सोल्यूट पार्टिकल मिलाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन देखने को मिलता है फाइनल बॉइलिंग पॉइंट के अंदर में, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जो मैं यहाँ से ध्यान रखनी है दैट इज कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज इट क्लियर? अच्छा, इसके लिए आपको एक ग्राफ जो है याद रखना है, दिस इज अबाउट द वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। अगर हम यहाँ पे सॉल्वेंट का देखें तो सॉल्वेंट में जो आपका है टेम्परेचर मान लीजिए T नॉट B है और फिर सॉल्यूशन में आपका TB है, तो देखिए एलिवेशन देखने को मिल रहा है। ये T नॉट B था, ये और ज़्यादा टेम्परेचर हो गया TB, यानी कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट हो गया, ठीक है। तो डेल्टा TB यहाँ से कैसे निकाला जाएगा, TB माइनस T नॉट B, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो आपका जो डेल्टा TB है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है, मोलैलिटी पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। KB क्या है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैंने हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया और फिर M। ये वाला जो कांस्टेंट है इसका नाम होता है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी इसको कह सकते हो आप। अब थर्मोडाइनमिकली जो आपका KB होता है यानी इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू आता है mR T नॉट B होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा H। अब यहाँ पे M क्या होता है, ये M होता है मोलिक्यूलर मास, किसका मोलिक्यूलर मास, सोलवेंट का। ये चीजें लिख लिया करो, ठीक है। इट इज द मोलिक्यूलर मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है। अब ये जो R है ये है आपका गैस कांस्टेंट। इस गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। फिर आपके पास T नॉट B है, यानी कि जो आपका इनिशियल टेम्परेचर था T नॉट B, सोलवेंट का जो बॉइलिंग टेम्परेचर था आपका वो होता है T नॉट B। 1000 डेल्टा HV का मतलब होता है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। इट इज द इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और अगर हम जनरली देखते हैं तो KB की वैल्यू आती है वाटर के लिए 0.52 केल्विन kg पर मोल,
तो ये जो आपका Kb होता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.52 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, देखिए आप इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट को यानी Kb को, ये होता है Kb, इसको Kb को कैसे डिफाइन करोगे? तो आप क्या करो, इस m को जो है 1 के बराबर कर दो, यानी मोलैलिटी को 1 के बराबर कर दो, तो आपके पास जो Kb है वो डेल्टा Tb के बराबर आ जाएगा। तो मोलैलिटी 1 के बराबर कब होती है? जब आप 1 मोल को 1 kg सॉल्वेंट में मिलाओ, क्योंकि मोलैलिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल भी 1 रखे और मैंने जो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है वो भी 1 kg का रख दिया, तो आपको जो मोलैलिटी है वो 1 मिल जाएगी। तो आपके पास जो Kb है वो सीधा सीधा टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा। कौन सा टेम्परेचर? एलिवेटेड टेम्परेचर, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि Kb कैसे डिफाइन हो सकता है? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, जब आप 1 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि आपने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो नॉन वोलेटाइल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स थे, वो आपने सॉल्वेंट के अंदर मिलाए और आपका जो रिजल्टेंट सोल्यूशन था उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है गिर गया, डिप्रेशन आ गया उसमें। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनता है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का? देखिए हमारे पास ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट का जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो यहाँ पर आया, यानी कि T0F, और जो आपका सोल्यूशन है उसका जो TF है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है वो और ज़्यादा कम हो गया। देखिए पीछे की साइड यानी TF हो गया, यानी कि गिरावट आ गई सोल्यूशन बनते वक्त। ठीक है, तो जो आपका डेल्टा TF होगा, आपको अगर वो पॉजिटिवली मेजर करना है तो आप कैसे मेजर करोगे? तो डेल्टा TF को आप T0F माइनस TF से मेजर करते हो, और बॉइलिंग पॉइंट को कैसे करते थे? TB माइनस T0B। ठीक है, तो उल्टा हो गया इसमें। इसको भी आप मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, यानी कि मोलैलिटी, और ये KF क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब जो KF है वाटर के लिए उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.86 केल्विन kg पर मोल होती है। ठीक है, ऐसे ही आपको इसमें थर्मोडायनामिकली एक फॉर्मूला मिलेगा KF का, दैट इज mRT0F स्क्वायर 1000 डिवाइड में आएगा डेल्टा HF। तो यहाँ पे जो M है दैट इज मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R इज द गैस कांस्टेंट, T0F इज व्हाट? T0F इज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द, यानी वो टेम्परेचर जिसपे आपका सॉल्वेंट जो है बॉईल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 1000 है। डेल्टा HF का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है ओस्मोसिस का प्रोसेस, ओस्मोसिस की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब ओस्मोसिस समझते हैं। सबसे पहले ओस्मोसिस इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास एक कंटेनर है जिसको आपने 2 हिस्सों में बांट रखा है विद द हेल्प ऑफ दिस SPM। SPM का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है एक ऐसी लेयर, एक ऐसी दीवार जो इसके अंदर है कंटेनर के, जो कि सारे सब्सटेंसेस को अपने थ्रू फ्लो नहीं होने देगा। सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस हैं जिसको अपने थ्रू फ्लो होने देता है, यानी सेमी परमेबल, यानी सिर्फ थोड़े ही पार्टिकल है जिनको परमिशन देता है कि आप इधर से इधर की तरफ पास है जो कर सकते हो। इज इट क्लियर? अब देखिए हमने क्या किया, इधर वाले ब्लॉक में क्या किया, हमने इधर वाले ब्लॉक में प्योर सॉल्वेंट है जो फिल कर दिया है। जो आपका साफ सॉल्वेंट होता है वो मैंने इधर की तरफ भर दिया, और इधर क्या किया मैंने? सॉल्यूशन है जो फिल कर दिया। इधर क्या किया? सॉल्यूशन है जो मैंने फिल कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमने सिंपल इसको भर के रख दिया। अब मोशन कैसे होगा पार्टिकल्स का? तो मोशन जो है प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होगा, कुछ इस तरीके से। यानी कि प्योर सॉल्वेंट में कंसंट्रेशन कम है डेफिनेटली, यानी कि जो कम कंसंट्रेशन, जो डाइल्यूटेड चीज है उसके जो वो है जो आपका मूव करेगा ज्यादा कंसंट्रेटेड की तरफ। यानी कि जो ओस्मोसिस में आपका मोशन होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है।
ठीक है, यहाँ पर क्या है, लो कंसेंट्रेशन, और यहाँ पर है हाई कंसेंट्रेशन। तो आपका लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन जो मोशन होता है ओस्मोसिस में आपको देखने को मिलता है। अब जो एसपीएम होता है वो उसके कई एग्जांपल्स आपको नेचर में देखने को मिलते हैं, जैसे आपका सेल मेम्ब्रेन होता है ना, जो प्लांट होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, तो वो भी आपकी एसपीएम होती है नेचर में, यानी सेमी परमेबल होती है नेचर में। सेलुलोज एसीटेट होता है, एक फ्रॉग की जो स्किन होती है ना वो भी एसपीएम होती है। पोर्चमेंट पेपर, ठीक है, वो भी आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अब देखिए हमें इसमें बात करनी है ओस्मोटिक प्रेशर की। तो ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? देखिए ओस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर होता है जिसको आप अप्लाई करते हो ऑन द सॉल्यूशन साइड, इस तरफ आप अप्लाई करते हो उस प्रेशर को, ताकि इधर से लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ जो मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का वो रुक जाए, ठीक है, वो फ्लो होना बंद हो जाए। इज इट क्लियर? यानी कि इस तरफ जो मोशन हो रहा है वो रुक जाए, ठीक है। तो आप इधर की तरफ जो है एक प्रेशर अप्लाई करते हो, उसको हम पाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? पाई से। इसी पाई को हम कहते हैं ओस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब ये जो पाई होता है आपका, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन द मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। साथ में ये आपका जो क्या बोलते हैं हम इसको, मोलैरिटी सॉरी जो पाई होता है ये आपका टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं, अच्छा एम को ना आप सी से भी डिनोट कर सकते हो, है ना, मोलैरिटी या कंसेंट्रेशन एक ही बात है, तो आप सी से इसको डिनोट कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो आप लिखोगे जो आपका पाई है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एम पे एंड सी पे और टी पर, तो आप इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। अब आप इसको अगर हटाओगे तो आपके पास क्या आता है, गैस कांस्टेंट आएगा, तो आप लिखोगे CRT, यानी जो आपका पाई है वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया आपके पास CRT के बराबर, ठीक है, जहां पे C आपके पास मोलैरिटी है, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर। अब ओस्मोटिक प्रेशर का जब भी सवाल आएगा तो आपको R की वैल्यू कितनी रखनी है, तो आपको R की वैल्यू जो है 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है जो रखनी है, ठीक है, 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम RO भी कहते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कुछ फिल्टर्स होते हैं पानी को साफ करने के लिए, उनको RO के नाम से जाना जाता है। तो RO क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, तो उसको पानी को साफ करने के लिए काम में आता है, ठीक है। यानी ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को हम पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे, नाम सुनने से आपको ऐसा समझ में आना चाहिए। तो चलिए समझते हैं ये कैसे काम करता है। अब देखिए, अब जब आप ओस्मोसिस कहते थे तो आप कहते थे इधर लो कंसेंट्रेशन है, इधर हाई कंसेंट्रेशन है, तो लो से हाई की तरफ जो है मोशन होता है पार्टिकल्स का, ठीक है। और ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता था कि आप इस मोशन को रोकने के लिए इधर प्रेशर लगाते थे, तो आप उसको बोलते थे ओस्मोटिक प्रेशर। अब रिवर्स ओस्मोसिस में क्या होता है कि आपको ओस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, ताकि जो आपका मोशन है जो इधर से इधर हो रहा था वो इधर की साइड से इधर की साइड हो मोशन। इज इट क्लियर? यानी कि पहले जो मोशन हो रहा था पार्टिकल्स का वो लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन हो रहा था ऐसे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इधर की साइड कुछ प्रेशर है जो अप्लाई करेंगे, जो कि ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, पाई से ज्यादा होगा, मतलब ओस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा। तो आपका जो मोशन है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा, मतलब कि जो आपका सॉल्यूशन है उसमें से बस सॉल्वेंट है जो अलग अलग हो जाएगा आपका। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले सॉल्वेंट आपका सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था, प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था, तो रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा, तो सिर्फ सॉल्वेंट ही तो है जो इधर मूव करेगा, यानी कि जो पानी है वो आपका साफ हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर?
तो पाई जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर था उसका काम सिर्फ इतना था कि इस मोशन को, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन वाले मोशन को सिर्फ रोकना। लेकिन इस बार जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, यानी कि हम चाहते हैं कि अब मोशन की डायरेक्शन जो है बदल दी जाए, यानी इधर से हाई कंसेंट्रेशन से अब आपका जो मोशन है वो लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ आपका सॉल्वेंट है जो अलग हो जाएगा इधर की तरफ। ठीक है, क्योंकि एसपीएम के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट है जो पास हो सकता है। इधर से इधर भी कौन गया था? सॉल्वेंट गया था। तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन भी कौन जाएगा? सिर्फ सॉल्वेंट है जो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन में से सिर्फ सॉल्वेंट है जो अलग हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो पानी है या जो भी आपने सॉल्यूशन बनाया था जिस चीज़ का, उसमें से सॉल्वेंट जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो 3 तरीके का होता है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, अब इनको हम कैसे जज करते हैं कि कोई आपका हाइपरटोनिक होगा कि आपका आइसोटोनिक होगा? तो आपको 2 बेसिकली लेने पड़ते हैं सैंपल, उसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हो। अगर उन दोनों सैंपल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो आप उनको बोलोगे कि वो आइसोटोनिक है, यानी उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। हाइपरटोनिक का मतलब है, मान लीजिए आपके पास पहले वाला सैंपल है ए और दूसरे है बी, और मान लीजिए ए वाला जो है ज़्यादा उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो जो ए वाला है वो हाइपरटोनिक हो गया। ठीक है, और बी वाला क्या हो गया? बी वाला हो गया हाइपोटोनिक। इज इट क्लियर? तो इस बेसिस पर आप क्लासीफाई करते हो उनको, प्रेशर्स के बेसिस पर। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो आपका ब्लड सेल्स होते हैं, जो ह्यूमन ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो आइसोटोनिक होते हैं। किसके साथ? 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl के साथ, है ना। 0.9% NaCl का जो सॉल्यूशन बनता है, जिसमें आप 0.9% जो है सोल्ट डालते हो ऐसे सॉल्यूशन में। अगर आपके पास मान लीजिए 100 ग्राम का सॉल्यूशन आपको बनाना है, तो 100 ग्राम में से आप 0.9 ग्राम तो जो है नमक डालोगे और बाकी का आपको पानी डालना है। उसे बोलते हैं 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, तो 0.9% NaCl का जो सॉल्यूशन होता है वो आइसोटोनिक होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स के कंसेंट्रेशन से। अब हाइपरटोनिक की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम 0.9% सोल्यूशन से ज़्यादा कंसेंट्रेशन ले और उसके अंदर अपने रेड ब्लड सेल्स को रखें, तो हमारे रेड ब्लड सेल्स का जो कंसेंट्रेशन होगा NaCl के कंपैरिजन में वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ। तो आपकी रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे, है ना, सिकुड़ जाएंगे, है ना। ध्यान से सुनिए दोबारा से, आपके जो रेड ब्लड सेल्स थे, ये रेड ब्लड सेल्स 0.9% सोल्यूशन ऑफ NaCl के साथ आइसोटोनिक हैं। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा कंसेंट्रेशन लेकर के आ जाओ तो रेड ब्लड सेल्स उनके सामने क्या हो जाएंगे? रेड ब्लड सेल्स उनके सामने लो कंसेंट्रेशन वाले हो जाएंगे। और जब आप इनको आपस में साथ में रखोगे मिक्स करके, तो लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन है जो आपका मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि यहां से यहां पर जो है मोशन होगा, यानी इसके अंदर जितनी भी लिक्विड है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, वो सारी की सारी इस वाले सोल्यूशन में जानी शुरू हो जाएगी NaCl में। तो आपकी रेड ब्लड सेल्स जो है आपके पतले होने शुरू हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, अब अगर हम उल्टी सिचुएशन देखने की कोशिश करें, उल्टी सिचुएशन इन द सेंस कि हमने क्या किया, हमने 0.9% सोल्यूशन से कम कंसेंट्रेशन वाला नमक का पानी लिया और उसको हमने रेड ब्लड सेल्स के साथ रख दिया। तो रेड ब्लड सेल्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी कंपेयर टू द 0.9% से भी कम कंसेंट्रेशन वाला नमक का सोल्यूशन। इसका मतलब अब आपका जो मोशन है वो लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन होगा डेफिनेटली, यानी कि नमक के पानी से ब्लड सेल्स में आपका मोशन होगा। यानी कि इस बार जो आपके ब्लड सेल्स हैं वो फूल जाएंगे, स्वेल अप हो जाएंगे, और इसी को हम कहते हैं हेमोलिसिस। दैट इज हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक को आप हेमोलिसिस कह सकते हो और प्लाज्मोलिसिस को आप हाइपरटोनिक कह सकते हो। यानी कि जब आपके सेल्स सिकुड़ जाएंगे उनको आप बोलोगे प्लाज्मोलिसिस, दैट इज हाइपरटोनिक का केस। और जब आपके ब्लड सेल्स जो है फूल जाएंगे
स्वेलअप हो जाएंगे, उसको आप बोलोगे हाइपोटोनिक का केस, दैट इज द हेमोलिसिस। अब हम बात करेंगे, नया टॉपिक है हमारे पास वेंटो फैक्टर। वेंटो फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि सॉल्यूट के मोलिकुलर मास के मेजरमेंट को आसान बना देता है। यानी जो भी आपको डिफिकल्टी आ रही थी आपके सॉल्यूट के मोलिकुलर मास को मेजर करने में, उसकी डिफिकल्टी को जो है ये कम कर देता है, उस डिफिकल्टी को आप ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर थियोरेटिकल मोलिकुलर मास अपॉन में एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास। इज इट क्लियर? इसका यूज कहाँ आएगा? तो इफ आई टेल यू कि आपने जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी वो अधूरी थी, क्योंकि उसमें आई है जो आएगा, ठीक है। जो आपका वेंटो फैक्टर है उसको आप आई से डिनोट करते हो, तो आप कैसे उस आई को इन्वॉल्व कर सकते हो? देखिए, आपकी जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला जो आपके पास इक्वेशन होती है वो कैसे लिखी जाती थी? वो लिखी जाती थी पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी बी, या पी ए लिख सकते हो, पी नॉट ए, ठीक है, पी ए इज इक्वल टू द काई बी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आई और मल्टीप्लाई कर देना है। इस आई की वैल्यू निकालते कैसे आई विल टेल यू, बट आप इक्वेशन देखिए। दूसरी इक्वेशन आपके पास आती थी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट वाली, वो आती थी डेल्टा टीपी जो होता है वो आपका के एच इंटू में मोलैलिटी होता है, तो आपको आई और यहाँ पे रखना है। इसी तरीके से जो आपकी डेल्टा टी एफ होता था वो आता था के, यहाँ पे आता था के भी, यहाँ पे आता था के एफ इंटू एम, और यहाँ पे भी आपको आई जो है ऐड करना है। इसी तरीके से आपका जो पाई है वो होता था सी आर टी, आपको यहाँ पर भी आई ऐड करना है, मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पर ये। अब देखिए, आई को निकालने के आपके पास दो तरीके से आप आई को निकालते हो, क्योंकि दो ही तरीके से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपका इलेक्ट्रोलाइट कैसा है ना। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि 100% डिसोसिएशन कर सकता है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो उस केस में आप आई को आसानी से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास NaCl है, तो NaCl जो है आपके पास वो जो डिसोसिएशन करेगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो डिसोसिएट हुए वो 2 हैं, तो आप लिखोगे सिंपल कि आई की वैल्यू भी आपके पास 2 आ जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करते हो, है ना, तो उसमें क्या होता है, आपको डाइमराइजेशन देखने को मिलता है, या फिर इसमें अगर डाइमराइजेशन इन द सेंस कि आपके 2 सब्सटेंसेस बने, 3 बने तो ट्राइमराइजेशन भी आपको देखने को मिल सकता है, इस बेसिस पर होता है ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, CH3COOH है और मैंने क्या किया, 2 मोल लिए इसके, ठीक है। अब इसका क्या होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो ये डाइमराइजेशन के अंडर को जाएगा, यानी कि CH3COOH होल ट्वाइस, यानी ये जुड़ गया आपस में, डाइमराइजेशन हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर हम आई की निकालने की कोशिश करेंगे वैल्यू, तो ये है 1 और यहाँ पर है 2, तो 1/2 यानी कि 0.5 है जो आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी, है ना। रटना आपको पड़ सकता है, क्योंकि आई विल से कि आप रट ही लीजिए इसको सिंपल। आप यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे आपको फिर मुश्किल होगी। सिंपल सी बात है, अगर डाइमराइजेशन है तो आपका आंसर जो आई की वैल्यू आती है वो 0.5 आती है, यानी कि 1/2 आती है, क्योंकि डाइमराइजेशन का मतलब है 1/2 हो जाएगा ये। वैसे फॉर्मूला यही है कि आपको फाइनल वाले के मोल्स देखने हैं डिवाइडेड बाय जो आपकी रिएक्टेंट की मोल है, दैट इज 2। अगर आप NaCl की भी बात करो तो आपके पास था Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो आप आई की वैल्यू क्या रखोगे भाई, एक ये है और एक ये है, तो टोटल कितने हो गए 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना है 1, यानी कि आपके पास आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको आप अल्फा से डिनोट करते हो और ये निकाला जाता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन, यानी कि आपके कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए उसको डिवाइड कर दो कि आपने कितने मोल्स टोटली लिए थे, टोटल मोल्स कितने थे आपके पास। अब ये जो तरीका है आपको डिसोसिएशन के लिए लगाना है,
है ना। जैसे NaCl है वो दो पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा था, Na में और Cl में, लेकिन जो आपका एसिटिक एसिड था CH3COOH जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था वो तो डायमराइज हो रहा था, मतलब एसोसिएट हो रहा था आपस में। देखो दोबारा से डिफरेंस समझने की कोशिश करो। मैंने कहा था CH3COOH 2 टाइम्स था, तो ये क्या हो रहा था CH3COOH होल ट्वाइस, यानी ये तो आपस में दो अलग अलग मोल थे। CH3COOH अलग था, CH3COOH अलग था, ये आपस में एक हो गए और इसने एक डायमराइज बना लिया, यानी 2 का एक जोड़ा बना लिया, तो इसे बोलते हैं डायमराइज, यानी आपस में एसोसिएट हो गए। तो इस वाले मेथड को आप इसमें नहीं लगा सकते डिसोसिएशन में। डिसोसिएशन में आएगा जब एक पार्टिकल टूटेगा एक से ज्यादा हिस्सों में, जैसे NaCl था वो Na पॉजिटिव में और Cl में टूटा था, तो उसके लिए आप डिसोसिएशन की डिग्री लगा सकते हो। इज इट क्लियर? तो आपके पास फॉर्मूला होता है ये, आप पहले I की वैल्यू निकालिए, फिर 1 माइनस अल्फा आपके पास आएगा, n आपके पास होता है कि कितने डिसोसिएशन हुआ, जैसे आपके पास NaCl है तो उसमें n की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। फिर अल्फा, और आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू इसी तरीके से आ जाएगी, ठीक है। वही अगर हम एसोसिएशन की बात करें, डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करें, तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें आपका I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, अल्फा डिवाइडेड बाय n आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, n इज वॉट, कि आपके कितने पार्टिकल जो है एसोसिएट हो गए, 2 पार्टिकल एसोसिएट हुए ना। आपने अगर CH3COH का एग्जांपल लिया था तो उसमें 2 पार्टिकल आपस में एसोसिएट हो गए थे, तो यहाँ पर 2 आएगा उस एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको n की वैल्यू रखनी है, कैसे आपको I की वैल्यू पुट करनी है। एक और बात आपको याद रखनी है कि अगर हम डिसोसिएशन की बात करते हैं तो आपका जो I होता है वो 1 से बड़ा होता है, ठीक है। I की वैल्यू 1 से बड़ी होती है फॉर डिसोसिएशन, और I की वैल्यू 1 से छोटी होती है फॉर एसोसिएशन, ठीक है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे लिखा है द वेपर प्रेशर ऑफ X एंड Y एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 120 mmHg एंड 160 mmHg रिस्पेक्टिवली। मतलब X का जो वेपर प्रेशर है वो 120 है और Y का जो है 160 है, ठीक है। हमें वेपर प्रेशर दे दिए इसने। अब कहा है कि अगर हम इक्वल मोल्स यूज करें, X का भी और Y का भी, और उनको आपस में मिक्स कर दें, X को भी और Y को भी, तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर बताओ, यानी कि रिजल्टेंट वेपर प्रेशर पूछा है आपसे। तो मैंने आपको फॉर्मूला है जो बताया था इसके पिछले वाले लेक्चर में, वो होता है कि अगर आपको टोटल वेपर प्रेशर निकालना होता है तो आप क्या करते हो, आप P0A काय A प्लस P0B काय B, ये फॉर्मूला है जो यूज कर रहे होते हो, ठीक है। अब P0A मतलब X है ना, A और B को आप X और Y से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यानी कि आप बोलोगे कि आप X का पार्शियल प्रेशर देखोगे, फिर यहाँ पे आप X का मोल फ्रैक्शन देखोगे, फिर यहाँ पे Y और यहाँ पर भी Y। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है, बताओ कितनी है, ये वाली वैल्यू आपको 120 दे रखी है, ठीक है। आपको काई पता है इसका, इसने बोला है इक्वल मोल्स हैं, यानी कि X और Y दोनों के बराबर बराबर ही मोल्स हैं। समझ में आई बात? तो आप कैसे निकालोगे बताओ। आपको मैंने एक इक्वेशन बताई थी कि आपका जो काय A होता है प्लस में काय B होता है, वो उनका जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। अगर ये दोनों ही बराबर हैं, मतलब इनके मोल्स जो है बराबर हैं, तो इनको आप कैसे बोल सकते हो, हाफ हाफ बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, यानी कि काय A जो है आपके पास 1/2 आ जाएगी और काय B भी आपके पास 1/2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे कि जो आपका काय X है वो भी 1/2 आ गया, प्लस P0Y कितना है 160 के बराबर है, गुना काय Y कितना है 1/2 के बराबर है। बस इसको आपको सोल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। यूनिट क्या आएगी, mmHg आएगी, क्योंकि आपको आंसर क्वेश्चन जो है आपको mmHg में गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आइसोटोनिक प्रेशर के ऊपर है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो मैंने आपको पढ़ाया था आइसोटोनिक वाला, उसके बेसिस पर आपको एक सवाल दिया है। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक 5% का सोल्यूशन है, किसका, Na2SO4 .10H2O का है। इसका मॉलिक्यूलर मास भी आपको गिवन है।
और ये आइसोटोनिक है 2% सोल्यूशन का, जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट X का है। ठीक है, आपको इसका मोलिकुलर वेट निकालना है X का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो बात यहाँ से पकड़नी है दैट इज आइसोटोनिक, यानी कि आपका जो X है और जो आपका Y है, ये X है और सॉरी Y नहीं X, और ये वाला जो Na2SO4 का सोल्यूशन है, ये दोनों ही आपके क्या है, ये दोनों ही आपके आइसोटोनिक है। इसका मतलब इनके ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, π1 को π2 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए जो पाई होता है आपका वो CRT के बराबर होता है, यानी कि C1RT इक्वल टू C2RT। RT से तो RT कैंसिल हो गया क्योंकि टेम्परेचर तो सेम है, R भी सेम रहता है हमेशा, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि C1 और C2 जो है आपके पास यहाँ से बराबर आ गए। ठीक है, अच्छा, यानी आपके पास कंसेंट्रेशन या मोलैरिटी जो है बराबर आ गई। इज इट क्लियर? लेकिन आपने एक बात नोटिस करी, ये जो है आपके पास ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है Na2SO4। तो आप जो इसका प्रेशर का फॉर्मूला रखोगे वो सिंपल नहीं रखोगे, बल्कि उसमें I भी जो है मल्टीप्लाई करोगे, यानी दोबारा से देखो, यानी इसको आप ना X मान लीजिए, तो इसको ना Y मान लीजिए। ये आपके पास X है, ये आपके पास Y है, तो आप पाई ऑफ X इज इक्वल टू पाई ऑफ Y आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो C ऑफ X RT इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ C ऑफ Y RT। I मैंने मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, देखो, और जो आपका X है उसमें लिखा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग तो छोड़ो, तो इसमें I की वैल्यू नहीं लिखनी है आपको। ठीक है, सिर्फ इस पे ही लिखनी है। तो आपने यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला फॉर्म कर दिया। अब R से R, T से T कैंसिल आपका हो गया। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन जो है बन गई। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया। अब I की वैल्यू बताओ यहां से कितनी आएगी। देखिए Na2SO4 जो है, जब आप इसे डिसोसिएट करोगे तो आप इसको इग्नोर कर देते हो, इस वाले पार्ट को, H2O वाले पार्ट को इग्नोर कर देते हो। तो आपको सिर्फ देखना है कि Na2SO4 कितने पार्ट्स में डिसोसिएट होगा। तो देखिए जब ये डिसोसिएट होगा तो 2 Na पॉजिटिव बनेंगे और एक SO4 नेगेटिव 2 बनेगा, यानी कि 2 और 1, यानी टोटल आपके पास 3 बनेंगे। यानी कि आप I की जगह पे क्या रखोगे, 3 रखोगे। ठीक है, CX किसके बराबर आएगा, यानी मोलैरिटी ऑफ X, और CX किसके बराबर आएगा, मोलैरिटी ऑफ X। कुछ इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हो अब। ठीक है, अब क्या कीजिए, देखो आप इसकी मोलैरिटी निकाल लीजिए CY की, है ना, Y की मोलैरिटी निकालिए। आपको 5% गिवन है, यानी कि 5 अपॉन आपका टोटल जो आपके पास आएगा सोल्यूशन वो किसका आएगा बताइए। मोलैरिटी किसके बराबर होती है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में आपकी वॉल्यूम। आप ऐसा बोल सकते हो ना, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और वॉल्यूम तो आपको पता ही नहीं है, तो आप V मान लो, और इसकी वॉल्यूम भी कितनी आ जाएगी, V आ जाएगी। इसका आपके पास गिवन मास कितना है, 2% है। इसका मोलिकुलर मास कितना है वो तो आपको निकालना ही है, तो आपसे X से डिनोट करो और आप V रखो एज इट इज। इसमें V से आपका V कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपको वॉल्यूम तो पता ही नहीं थी ना, और वॉल्यूम तो इक्वली आ जाएगी दोनों के अंदर में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला रखा। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम आपकी यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गई थी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे किया 2 अपॉन में, मुझे पता नहीं था X का मोलिकुलर मास, मैंने X से डिनोट कर दिया, और V से V कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन है जो आ गया। तो आपको यहाँ से X की वैल्यू जो है निकालनी है। ठीक है, तो X की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा 15, 322, और यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई में 2, एंड यस इट इज इट। आपको X निकालना था, यानी 1/X है जो आएगा। ठीक है, तो आप X की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करिए और मुझे आंसर लिख करके बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला लेक्चर जो हम लेकर आएंगे वो प्रॉपर क्वेश्चंस को डेडिकेटेड होगा, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो उसमें हम सारे क्वेश्चन अच्छे से देखने वाले हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है सो यू शुड बी पैशनेट अबाउट इट। हम बाकी ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में जो है सॉल्व कर रहे होंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल।
Hello everyone, so in this video we'll discuss about the class 12th chemistry का chapter number 1 that is solutions. उसके important questions को discuss करने वाले हैं. हमने बहुत सारे क्वेश्चन अपने लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं, जैसे आपके हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे या कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस थे. इवन कुछ क्वेश्चन हमने आइसोटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे. अब कुछ क्वेश्चन जो कि लेक्चर में रह गए थे एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू शुड गो थ्रू देम. तो इस लेक्चर में हम उन्हीं को कवर कर रहे होंगे. सो स्टे ट्यून्ड टू द सेशन. ओके, सो सबसे पहला सवाल आपके पास गिवन है कि आपको जो सल्फर की अमाउंट गिवन है ये है 2.56 ग्राम, और आपने क्या किया, इस सल्फर को 100 ग्राम CS2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड में मिला दिया. ठीक है. अब जब फ्रीजिंग पॉइंट में लोअर हुआ यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशर आया, 0.83 केल्विन का आ गया. तो आपको सल्फर का फॉर्मूला है जो निकालना है. ठीक है. तो आपको इस क्वेश्चन को ये लाइन पढ़ते हुए फ्रीजिंग पॉइंट गेट्स लोअर्ड, ये लाइन समझते ही आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर है. तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सबसे पहला काम जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका जो फॉर्मूला है, कौन से वाला, फ्रीजिंग पॉइंट वाला, वो अप्लाई करना है और यहाँ से मॉलिक्यूलर मास जो है निकाल लेना है सोल्यूट का. ठीक है. अब आप बोलोगे हमें तो पता होता है सल्फर, यहाँ पर आपका सल्फर ही तो है सोल्यूट. आपको क्या, हमें तो पता है सल्फर का जो मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, वो तो आपको पता होता है, वो तो 32 होता है. लेकिन ऐसा नहीं होता है, 32 इज नॉट द मॉलिक्यूलर मास, इट इज़ द एटॉमिक मास. ठीक है. और आपका जो सल्फर होता है ना वो कई फॉर्म में पाया जाता है, आपका S8 में भी पाया जाता है. ठीक है. तो कई सारे फॉर्म्स होते हैं सल्फर के. तो आपको ज़रूरी है कि आप यहाँ से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगा करके मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, फिर उसकी एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो SX है यानी कि यहाँ पे X की वैल्यू क्या आएगी. ठीक है. चलिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का. यहाँ पे मैंने डेल्टा TF लिखा, KF 1000 W2 देन डिवाइडेड बाय M2 एंड W1. तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है कि आप KF यानी कि आपका जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है उसकी मल्टीप्लाई कर रहे होते हो विद आपका जो गिवन मास है सोल्यूट का, डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. इनटू में आता है आपके पास आपने कितने में उसको डिसॉल्व किया, 100 ग्राम में डिसॉल्व किया. और अगर ये ग्राम में होता है तो आप उसको डिवाइड करते हो ऊपर यानी कि मल्टीप्लाई करते हो ऊपर की साइड 1000 से, है ना. ये W1 क्या है, W1 ग्राम में है, तो इसलिए मैंने ऊपर यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दी. तो सिंपल मैंने वैल्यू रखी है. डेल्टा TF की वैल्यू आपके पास कितने की मैंने बताइए, 0.383 मैंने रख दी यहाँ पे. फिर आपके पास KF की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पर नहीं लिखी बट क्वेश्चन में गिवन होती है. ये है आपके पास 3.83 इंटू 1000 आ गया एज इट इज़. W2 की वैल्यू कितनी है 2.56, फिर डिवाइडेड बाय M2. एक मिनट, मैंने यहाँ गलत कर दिया, जो आपका M2 है वो तो आपको निकालना ही है ना. तो यहाँ पर जो आपका M2 आएगा वो आपको निकालना है. तो यहाँ पे आ गया M2 और यहाँ पे आ गया 1000. तो आप देख सकते हो 1000 से 1000 जो है कैंसिल हो जाएगा. और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास M2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपके पास M2 की वैल्यू आ जाएगी 256 ग्राम पर मोल. अब आपको क्या करना था, आपको जो है इस X की वैल्यू निकालनी है, यानी सल्फर के नीचे क्या आना चाहिए, जो आपका सल्फर का फॉर्मूला है जो प्रोवाइड करा दे. तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास मास आया, अगर आपको X निकालना है ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मास आया आपका 256 को डिवाइड कर दो किससे, 32 से. 32 क्या होता है, एटॉमिक मास होता है सल्फर का. ठीक है. तो अगर आपसे डिवाइड करोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला है SX ये आ जाएगा S8 के बराबर. यानी कि जो सल्फर आपके पास गिवन है ये कुछ नहीं बल्कि S8 था, और यही आपको सवाल में निकालना था. अब आपके पास एक सवाल पूछा जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों प्रेफर किया जाता है ओवर अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, है ना. इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है. तो आपको सिंपल एक ही आंसर जो है इसमें करना होता है. सबसे पहला कारण क्या होता है, सबसे पहले एडवांटेज ये है कि आप इसमें जब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है निकाल रहे होते हो तो आपको टेम्परेचर पे एज सच बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होती है. डिपेंडेंसी इन द सेंस कि आपको टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा में फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप ऑस्मोटिक प्रेशर को रूम टेम्परेचर पे ही निकाल सकते हो. जिस टेम्परेचर पे आप जनरली रहते हो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रूम टेम्परेचर पर ही जो है आमतौर पे रह रहे होते हैं. तो जिस भी जगह पर आप हो वहीं पर आप इसको क्या कर सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर को निकाल सकते हो अगर रूम टेम्परेचर है तो.
है ना। तो रूम टेम्परेचर पर ही आप इसको कैलकुलेट जो है कर सकते हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर स्पेसिफिकेशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। दूसरी एडवांटेज इसकी होती है कि इसमें हम मोलैरिटी यूज़ कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी, क्योंकि बाकी की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम जो है मोलैरिटी को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में हम मोलैरिटी को यूज़ करते हैं। तो क्या ऐसा फ़ायदा है इसमें, क्योंकि बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि हो सकता है आपके पास वॉल्यूम का डेटा है, आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट का डेटा नहीं है, तो ऐसे में मोलैरिटी आसान रहता है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी एडवांटेज है इसकी, जिसकी वजह से हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, वो है आपके पास थर्ड नंबर वाली, दैट इज मैग्नीट्यूड इज लार्ज। यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर वाली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो आपको डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाती है, इन द सेंस कि इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत लार्ज दिखाया जाता है, यानी लार्ज निकल करके आता है। बाकी की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता, भले ही आपका जो सॉल्यूशन हो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, फिर भी आपके पास जो डेटा निकल करके आएगा वो काफ़ी मतलब मैग्नीट्यूड में बहुत लार्ज होगा। इससे आपको प्रिसाइसनेस का पता चल जाता है कि हाँ एक्चुअली में आप उससे डील कैसे करने वाले हो डेटा के साथ। ओके, सो अब आपके पास एक नया क्वेश्चन है, आपको क्या कह रहा है कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन का है, और आपने सबसे पहला जो केस लिया वो ये है कि आपने 36 ग्राम ग्लूकोज का लिया और पर लीटर वॉल्यूम है, ठीक है। और आपने क्या किया है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर इस वाले केस का वो आपके पास 4.98 बार है, ठीक है। तो अगर आप पहले वाले केस को जो है इन द फॉर्म ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वाले एक्सप्रेशन में लिखने की कोशिश करते हो, तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आता है। देखिए, अगर हम पहले वाले केस को लिखने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपकी जो पाई की वैल्यू है वो है आपके पास 4.98, और पाई इक्वल टू सी आर टी के बराबर होता है। सी का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू में जिस मास में आप उसको मिला रहे हो, यानी गिवन मास कितना है 36, और ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 60 होता है, ठीक है, सॉरी 180 होता है, माय मिस्टेक, 180 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मोलैरिटी निकालनी है, यानी कि आप यहाँ पे वॉल्यूम की बातें कर रहे हो, तो वॉल्यूम यहाँ पे आपको क्या करना है, पर लीटर में आप मिला रहे हो, यानी कि आप वॉल्यूम को जो है या तो 1 मान लीजिए या एक काम करिए v मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, c का काम खत्म हो गया, r की वैल्यू r ही रहने दीजिए, और टेम्परेचर आपको 300 गिवन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको इतने को हम रफ कर देते हैं, क्योंकि हमने इतने को जो है लिख लिया। अब आपके पास दूसरा केस है कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे ग्लूकोज के सोल्यूशन का इतना है, यानी कि आप दूसरे वाले एक्सप्रेशन को अगर लिखने की कोशिश करते हो तो आपके पास इसकी जगह कितना आ जाएगा, 1.52 आ जाएगा, ठीक है। सेम टेम्परेचर आपको रखना है, यानी कि आप क्या करने वाले हो, आपको क्या करना है, इस बार कंसेंट्रेशन है जो निकालनी है, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन आपको यहाँ पर निकाल करके लानी है, यानी कि आप सी नहीं है आपको पता, ठीक है, आर की वैल्यू आर ही रहेगी, और टेम्परेचर आपके पास 300 ही है जो रहने वाला है, ठीक है। अब कंसेंट्रेशन में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहली बात आप क्या कीजिए, यहाँ पर कंसेंट्रेशन को थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे कि कंसेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी की बात हो रही है, यानी कि आप यहाँ पे गिवन मास की बात करोगे, साथ में मोलर मास की बात करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे v से, तो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब इसका फायदा ये होगा, देखिए अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, एक पहली वाली है एक दूसरे वाली है, तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट डिवाइड बाई 2 कीजिए। जैसे आप फर्स्ट डिवाइड बाई 2 करोगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास आएगी ना, ये कंसेंट्रेशन ही आएगी, r से r भी कैंसिल हो जाएगा, 300 से 300 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इसकी वैल्यू है जो निकल करके आएगी, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास जो है 0.0610 मोल इतनी है जो आएगी, ठीक है। तो आप रीचेक करके बताइए क्या मेरा यहाँ पे आंसर सही है या नहीं। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यू से रिलेटेड इसके अंदर में, ठीक है। तो आपको अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड कर लिए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो हमने अपने लेक्चर में ही देख लिए थे। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को जो है हम डिस्कस करेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स हैज अ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन ईदर ऑफ द 2 लिक्विड व्हेन, यानी कि आपके पास एजियोट्रोपिक जो बॉइलिंग पॉइंट होगा
है ना। आइसोट्रोपिक का जो बॉइलिंग पॉइंट वाला चीज़ था ना, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप या मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप, वो आपको कब देखने को मिलता है, मैक्सिमम कब देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर चीज़ कि जब लार्ज नेगेटिव डेविएशन आपको देखने को मिलेगा तब आप बोल सकते हो कि यस, यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप आपको देखने को मिलने वाला है। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं। फिर लिखा है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मैंने आपको लेक्चर में बताया था, ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनका ओस्मोटिक प्रेशर जो है इक्वल होता है। ठीक है, इज इट क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं अब यहाँ पे हम। ये वाला जो क्वेश्चन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, 1 मोल ऑफ लिक्विड ए एंड 2 मोल ऑफ लिक्विड बी। ठीक है, यानी कि जो आपके पास कोई लिक्विड ए है उसका आपने 1 मोल लिया और आपके पास कोई लिक्विड बी है उसका आपने 2 मोल्स लिए। अब यहाँ पर क्या है, मेक अ सोल्यूशन हैविंग अ टोटल वेपर प्रेशर 40 टोर। अब यहाँ पर क्या है कि आपने इन दोनों को मिलाकर दोनों लिक्विड्स को मिलाकर के एक सोल्यूशन बनाया और उसका वेपर प्रेशर आपको 40 टोर दिया हुआ है। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी आर 45 एंड 30 टोर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी आपको ये बताया गया है कि अगर आप प्योर देखते हो, सिर्फ ए का देखते हो तो आपके पास 45 टोर का आएगा वेपर प्रेशर, और सिर्फ आप देखते हो बेसिकली बी का तो आपके पास 30 टोर आता है। ठीक है, समझ में आए केस यहाँ पर क्या कहने की कोशिश है। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि आपके पास कोई लिक्विड ए थी और कोई लिक्विड बी थी। ठीक है, आपने क्या किया, उनको मिलाया और उनका वेपर प्रेशर 40 टोर के बराबर आया। फिर आप देख रहे हो कि आपके पास वेपर प्रेशर जो है, अगर आप प्योर ए का देखते हो तो वो आपके पास 45 आता है, प्योर बी का देखते हो तो आपके पास जो है आपके पास 30 आता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब पूछ रहा है कि ये जो अबव केस है ये कैसा केस है, ये आपका पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है, आइडियल है कि क्या है। देखो, आइडियल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आइडियल में क्या होता है, सेम ही वेपर प्रेशर रहता है, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया है, 40 आ गया है। तो या तो ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा, इसी में से कोई हो सकता है ना। मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप भी आप बोल सकते हो, लेकिन वो यहाँ पे नहीं पूछा है। बेसिकली आपको यहाँ पे किसके बेसिस पर बताना है, वेपर प्रेशर के बेसिस पर बताना है। तो आपको इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से जो है आंसर लेकर के आना है। तो अगर आप देखो, वैसे तो उसका सोल्यूशन है प्रॉपर, आप कैसे सोल्यूशन करोगे, लेकिन अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो आप इसको यहीं पर भी कर सकते हो। देखो, कॉमन सेंस लगाओ तो आपके पास ए में 45 था और बी में आपके पास 30 था, आपने उनको मिलाया तो 40 हो गया। तो कायदे से देखा जाए तो कम ही तो हुआ है, और वेपर प्रेशर का कम होना यानी नेगेटिव डेविएशन है बेसिकली। ये है शॉर्टकट मेथड। अब इसका जो प्रॉपर मेथड है करने का सोल्यूशन को, वो क्या है। देखो, टोटल वेपर प्रेशर निकालने का जो तरीका होता है वो होता है प्योर वेपर प्रेशर की मल्टीप्लाई कर दो मोल फ्रैक्शन से। अगर मैं ए वाले केस की बात करूँ तो उसका जो प्योर वेपर प्रेशर था वो कितना था आपके पास, देखो दोबारा से यहाँ पर, तो प्योर में इसके पास 40 था, कहाँ पर गया, हाँ ये है, सॉरी गलत हो गया। प्योर जो ए है उसका 45 है और प्योर जो बी है उसका 30 है, यानी कि हम वही चीज़ यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो प्योर ए जो आपके पास है उसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 45 है। तो मैंने लिखा 45, उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, उसकी मल्टीप्लाई कर दो विद द मोल फ्रैक्शन। आपने कितने मोल लिए, ए के 1 लिया, बी के कितने लिए, 2 लिए। तो देखा जाए तो टोटल मोल्स कितने हैं, 3 है ना। 1 मोल किसका, ए का, और 2 मोल बी के, तो टोटल 3 है, ए का 1 है, यानी 1/3 है जो आ जाएगा यहाँ पे, प्लस कर दो। अब हम बी की बात करेंगे। ठीक है, अब बी की बात जब आप कर रहे हो तो बी का जो टोटल वेपर प्रेशर था वो 30 के बराबर था, मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या आएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आएगा मोल फ्रैक्शन। बी के कितने मोल्स थे, 2 थे, और टोटल कितने हैं आपके पास, 3 हैं। बस ये है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आएगा भाई, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट 10 आ जाएगा ये, और यहाँ से करोगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके पास यहाँ से बनेगा 15 + 20 यानी 45, यानी आपके पास जो इसमें वेपर प्रेशर बनना चाहिए था वो 45 बनना चाहिए था। ये था आइडियल केस, आइडियल केस के लिए 45 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ कितना रहा है,
यहाँ पे कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, यानी आइडियल से कम आ रहा है। तो अगर आइडियल से कम आ रहा है तो आपके पास आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा नेगेटिव डेविएशन। अगर आइडियल से ज़्यादा आता तो पॉजिटिव डेविएशन आता। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर गिवन है, दैट इज फॉर एनी सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी ये एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन से लो की है, यानी कौन सा ऐसा लो था जिसको ये स्टेटमेंट जस्टिफाई है जो कर रही होती है। तो लिखा है फॉर एनी सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन है उसमें पार्शियल प्रेशर जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन। भाई सिंपल सी बात है, ये तो राउट लॉ की है डेफिनेशन। राउट लॉ क्या करता था, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में आपको रिलेशन है जो बता रहा था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स बिकॉज। तो ये क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में है, इसको आप करो और मुझे रीज़न बताओ। इसका आंसर जो है वैसे तो डी है, आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन इसका डी आंसर क्यों है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे। न्यूमेरिकल्स मैंने बहुत सारे आपको कराए हैं, तो उसके बेसिस पर आपको मैंने न्यूमेरिकल्स भी होमवर्क के लिए रेडी रखे हैं, वो आपको ज़रूर से करना है। मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है आपके पास, जो आपके पास यहाँ पे एजियोट्रॉप्स होते हैं, है ना, दो लिक्विड के, वो क्या कर रहे हैं, हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट हाइयर, यानी कि ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर साफ दिखाई दे रहा है आपको, नेगेटिव डेविएशन आएगा। ठीक है, ये मैंने कई बार आपको पढ़ाया है ये वाली चीज़। आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ पे। अब कुछ बातें हम वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में कर लेते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर वैसे तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था कैसे निकाला जाता है। अब उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस भी है जो हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है आपके पास, the compound CaCl2.6H2O undergoes complete dissociation। ध्यान रहे यहाँ पे डिसोसिएशन की बात हुई है। द वेंट ऑफ फैक्टर, चलो कंपाउंड का नाम बताओ पहले मुझे। कंपाउंड का नाम है आपके पास CaCl2.6H2O। मैंने बताया था जब भी आपको ये 6H2O दिखाई दे तो इस 6H2 या जितना भी H2O है उसको हटा दो, क्योंकि डिसोसिएशन करने के बाद ये 6H2O पानी में मिल जाएगा, है ना। मतलब वाटर में आप उसको मिलाओगे ना, तो वाटर में डिसोसिएट होने के लिए मिलाओगे तो पानी में घुल जाएगा ना, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं होता। जो आपके काम की चीज़ है वो इतना पार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो कैल्शियम आपके पास 1 है और Cl2 आपके पास 2 हैं, यानी टोटल आपके पास जो डिसोसिएशन होंगे, यानी टोटल जो आपके पास डिसोसिएटेड आयंस बनेंगे वो 3 है जो बन रहे होंगे। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 3। इज इट क्लियर, समझ में आई बात। क्योंकि ये डिसोसिएशन का केस था तो मैंने 3 आंसर कर दिया। अगर यहाँ पे एसोसिएशन का केस होता तो हम 1/3 है जो आंसर कर रहे होते। चलो इसका क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे होंगे हम। अब कंपाउंड अंडरगोज कंप्लीट डायमराइजेशन। मैंने बताया था जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या जो कंपाउंड जो आपके एसोसिएशन के अंडर को जाते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो डायमराइजेशन कर रहे होते हैं या ट्राइमराइजेशन कर रहे होते हैं या टेट्रामराइजेशन कर रहे होते हैं। तो यानी वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रखे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो आपके पास वैल्यू आती है उसको आप 1 से डिवाइड कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल ये डायमराइज कर रहा है। डायमराइज का मतलब क्या होता है, डायमराइज का मतलब होता है कि आप जो I की वैल्यू रखोगे ना वो यहाँ पे 0.5 रखोगे। कैसे, देखो ध्यान से सुनेंगे, बस ये आपको रटना है। ठीक है, जब भी आपको डायमराइजेशन लिखा हुआ है तो आपको वैल्यू आएगी 0.5। कैसे आएगी, आपको क्या करना है, 1/2 करना है। डायमराइज मतलब 2, तो आप 1/2 कर दो। आपको ट्राइमराइजेशन लिखा है तो आप क्या करोगे, 1/3 करोगे। टेट्रामाइजेशन है तो 1/4 कर दोगे। तो जो वैल्यू आप आमतौर पे डिसोसिएशन में सिंपल लिख दिया करते थे कि इसका 2 आएगा, इसमें आप क्या करोगे, उसे 1 से डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो डायमराइजेशन में आपका आंसर आता है 0.5। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब हम यहाँ पे। देखो ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको एक कीवर्ड लिखा है टेट्रामराइजेशन। टेट्रामराइजेशन का मतलब क्या होता है, टेट्रामराइजेशन का मतलब होता है आपके पास 1/4।
डिटरमाइनर मतलब 4, आप 1/4 करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा बताओ, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.25। इज इट क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे क्या आपको क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन से के पास सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन द आई, ठीक है, और साथ में कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो यानी हाई कंसंट्रेशन वाले आएंगे, यानी कि 1 तो नहीं आएगा, 2 वाले ही आएंगे। तो कंसंट्रेशन आपने चेक कर ली सबसे पहले, 2 मोलर 2 मोलर। अब आपको क्या चेक करना है, आई चेक करना है। अगर आप इसमें आई की वैल्यू निकालते हो तो ये वैसे कंपाउंड कौन सा है, KCl कैसा है कंपाउंड है, KCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें आप सिंपल डिसोसिएशन के मेथड से ही आप आई निकालोगे। तो KCl के पास आपके आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। वही आप यहाँ पे अगर देखो K2SO4 के पास, तो K2 मतलब 2 आपके K हैं और SO4 आपका 1 है, यानी टोटल जो आपके पास आई की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। तो बताओ ये दोनों में कौन जीत गया? इस वाले के पास क्या है, इस वाले के पास आपके पास क्या है, इस वाले में आपके पास 2 मोलर कंसंट्रेशन है और आई की वैल्यू 2 है। और यहाँ पर क्या है, आपके पास 2 मोलर है लेकिन आपके पास 3 आई की वैल्यू है। तो टोटल में कौन जीत गया? टोटल में आपके पास ऑप्शन नंबर डी है जो जीत गया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में है, इसको आप मुझे लिख करके बताओ। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बताने की कोशिश हुई है, द मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन इज डबल, द वैल्यू ऑफ मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट विल बी, ठीक है। यानी कि जो मोलालिटी है, मोलालिटी डाइल्यूट सोल्यूशन की अगर आपसे डबल कर दोगे तो मोलाल एलिवेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बेटा मोलाल एलिवेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो अनचेंज रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ से समझते हुए चलना है। ये सिंपल आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपके होमवर्क में आएगा, ये आपको मुझे बताना है, सिंपल। अच्छा, ये भी मैंने आपको लेक्चर के एंड में बताया था, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो कंसेप्ट बताया था उसमें बताया था, तो ये भी आपको खुद से ही है जो सॉल्व करना होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो गिवन है, सॉरी कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो उनको ध्यान से समझते हुए चलेंगे। देखिए, ये सब मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, द व्हाट टाइप ऑफ एज़ोट्रोपिक विल बी फॉर्म बाय द एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। देखो मैंने बताया था ना, आपको एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे एग्जाम में और आपको बताना होगा कि ये किस तरीके का किस तरीके का सोल्यूशन बनाएगा, नॉन आइडियल में पॉजिटिव बनाएगा कि नेगेटिव बनाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है एजियोट्रोपिक मिक्सचर बताओ। तो अगर आपको ये पता होगा कि नेगेटिव डेविएशन वाले आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बनाते हैं और पॉजिटिव वाले मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बनाते हैं, तो आप आंसर कर सकते हो। यानी इस चीज़ के लिए ये याद रखना ज़रूरी है कि कौन कौन से एग्जाम्पल आपके पॉजिटिव डेविएशन के हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल आपके नेगेटिव डेविएशन के हैं। तो मैंने लेक्चर में आपको ये चीज़ें बता रखी हैं, प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर्स, आपको समझ में आएगा। मैंने ट्रिक्स भी बताई है याद करने की, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो। और देखो ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से नहीं बनाया, इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ 2019, ठीक है। फिर आपको इसमें अगला पार्ट क्या पूछा है, जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन डेवलप इन द सोल्यूशन। ये मैंने आपको समझाया था कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपके होमवर्क के लिए तैयार किए हैं, ये वाला और ये वाला। तो आपको ये होमवर्क में है जो तैयार करके आने हैं, इनको अच्छे से रीड करना है और उनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताने हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो।